इसको छोड़ा गया है महान नेता, सुधारक और प्रशासक। इसको छोड़कर इसकी विवेचना हम लोग टॉपिक नंबर 5 में करेंगे। ठीक है, अभी नोट करेंगे अभिवृत्ति, और अंग्रेजी में भी नोट कर लेंगे एटीट्यूड। अभिवृत्ति या एटीट्यूड। देश के विभिन्न भागों में बारिश हो रही है, क्लास लेते हैं, पता मुझे चल जाता है कहां कहां बारिश हो रही है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी भी एग्जाम के लिए योग्य हो जाते हो, जो प्रतिष्ठित एग्जाम जैसे सिविल सेवा, आप इसको निकाल सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ठीक से पढ़ोगे तो संभव है। रंजना सिंह लिख रही, वेरी गुड। आते हैं विषय पे, नोट करेंगे अभिवृत्ति, और अंग्रेजी में भी नोट करेंगे एटीट्यूड। अभिवृत्ति अब लिख लेना मनोवृत्ति, अंग्रेजी में लिख लेंगे एटीट्यूड। लिखना जरूरी है, नहीं तो गलतफहमी पैदा हो सकती है। एटीट्यूड इथिक्स का सिलेबस अपलोड होगा, अपलोड है ना, इसमें रखा हुआ है सामने में, इसमें है ये जो सामने है। ठीक है, तो आप सारे लोग लिखो एटीट्यूड क्या है। पहले लोग इसको देखते हैं एटीट्यूड है क्या। नोट करेंगे एटीट्यूड, पहले इसका आशय क्या है देखने जाते हैं। किसी व्यक्ति का, अगर कोई पूछे एटीट्यूड किसे कहते हैं, मनोवृत्ति किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि किसी व्यक्ति का, ध्यान देना, किसी विषय के प्रति, किसी विषय के प्रति, नोट कर लोगे अभिवृत्ति किसी विषय का, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति। ध्यान देना, यह विषय कुछ भी हो सकता है, या 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख सकते हैं। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति नीचे 3 भागों में बांट दोगे। इसमें लिखोगे पहले वाले में विचार, विश्वास, समझ, ज्ञान, धारणा, सब लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो विचार, विश्वास, समझ, ज्ञान, धारणा। यहाँ पे आप इसके यहीं पे ब्रैकेट में लिख दोगे, यहाँ पे लिख सकते हो संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष, ये सबको मिलाकर कर सकते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। एक बात सारे लोग ध्यान से सुन लेना, अगर अभिवृत्ति शब्द क्लियर है तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, कई प्रश्न बनने लगते हैं। अगर अभिवृत्ति शब्द पूरी तरह से स्पष्ट है तो अभिवृत्ति जो है किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति विचार, विश्वास, समझ, ज्ञान, धारणा, इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। ध्यान रखना, संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा बात, पसंद या नापसंद का भाव। अब नीचे में सुखद या दुखद भाव, मैं बोल के लिख रहा हूं तो समझ में ना कम दिखाई दे, तो या तो कॉन्क्लेव लेंस लगाना पड़ेगा, या फिर मेरी बातों को सुन के उसको लिपिबद्ध कर लोगे। बड़ा दिखने के लिए कॉन्क्लेव देखोगे ना, बड़ा बनाता है तो छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं, अगर दिख रहा है अच्छी बात, नहीं दिख रहा है तो श्रवण करके लेखन कर लो। उसके बाद भी नहीं हो तो वो कौन सा अवतल लेंस डाल कर लोगे। 3 तरीका है इसको देखने का। पसंद नापसंद का भाव, सुखद या दुखद भाव। दूसरा पार्ट लिखो, इसको लिखोगे भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव एस्पेक्ट। भावात्मक पक्ष इसको कहते हैं। कौन सा पक्ष? अरे ये हेडिंग क्या है, बार बार दिख नहीं रहा हेडिंग, कौन है पूछा हेडिंग है, अंशु यादव पूछेगी हेडिंग क्या है। अरे हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है, हेडिंग है। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, अब हेडिंग दिख जानी चाहिए, ये हेडिंग है, ये सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक में सबसे पहले अभिवृत्ति लिखा हुआ है, तो हम लोग उसी में है अभिवृत्ति। अब देखो इसका बोल रहा है कि अवतल से भी नहीं दिखेगा, सुंबल कोई बात नहीं, बोल रहा है कि वो अवतल लेंस से भी नहीं दिखेगा तो तुम्हारा जो कर्णेंद्रियां हैं वो कर्णेंद्रियों के माध्यम से श्रवण करो, समझ में आया, उसके बाद लेखन का काम करो। अगर कर्णेंद्रियों में भी समस्या आ गई, कर्ण मतलब कानों में, कर्णेंद्रिय, अगर उसमें भी समस्या आ गई तो तुम्हारी दिक्कत है, या तो चक्षुन्द्रिय काम कर रही है कर्णेंद्रिय, तो चक्षु तुम्हारी बंद हो गई है, चक्षु दोष हो गया है, तो कर्णेंद्रिय का सहारा लो। मैं बोल रहा हूं ना, पसंद नापसंद का भाव लिख सकते हो, सुखद या दुखद भाव, यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे भावात्मक पक्ष, लिखा जा सकता है, दिक्कत क्या? क्लियर? बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ, उसको लिखा जा सकता है। तो तनु सिंह बोले आप बोलिए मैं लिख लूंगा, हम लोग लिख लेंगे, हम लिख लेंगे नहीं मैं लिख लूंगी, ये बताओ, क्योंकि हम में सब आ जाएंगे। तनु सिंह, ये हम का भाव लगती है, मतलब सबको मिला चलने का इनका भाव लगता होगा, ये स्वार्थी प्रवृत्ति की नहीं है। तनु सिंह, हम लोग लिख लेंगे, हमने मैं लिख लूंगी ये बोलूंगा, क्योंकि हमें सुंबल भी है, वो उसको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसको अलग समस्या का सामना करना होगा। अब ब्रेल लिपि में लिख नहीं सकते हम, तो स्पष्ट करके आप लिख लेते हैं। ब्रेल लिपि में है ना, दिखाई ना दे तो क्या करो, वो स्पष्ट करके लिखा जा सकता है, पढ़ सकते हैं हम लोग। तीसरा पार्ट है पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की तत्परता। एक बार फिर से रीड कर दूंगा, पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की तत्परता, इसको हम बोलेंगे व्यवहारात्मक पक्ष, बिहेवियरल एस्पेक्ट। देखो 3 पक्ष यहाँ पर है, पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, ये वाला पहला वाला पार्ट संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है व्यवहारात्मक पक्ष। ये तीनों पक्ष लिख लेना है, 3 पक्ष लिख लिया हम लोगों ने। पहले वाले के नीचे क्या लिखना है, पहले नोटिंग करके समझेंगे। विचार, विश्वास, समझ, यूनिट क्रमिक बदल सकते हो, ज्ञान, धारणा आदि आदि। विचार, विश्वास, धारणा, समझ आदि। भावात्मक पक्ष के नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लेना, पहले इधर जो मोबाइल की आवाज हो ये गाने को बंद कर लेना। पसंद या नापसंद का भाव, सुखद या दुखद भाव, सुखद या दुखद भाव, ये लिखा हुआ है भावात्मक पक्ष के नीचे। व्यवहारात्मक पक्ष के नीचे लिखा हुआ है, व्यवहार से बना हुआ है, पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की तत्परता। आप मेरा डाउट नहीं क्लियर कर रहे हैं, तुम्हारा क्या डाउट है पूछ लो, इमोशनल क्यों मुझे कर रहे हो सर, आज मेरा डाउट आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, पूछो क्या डाउट है केजीएस यूजर, तुम्हारे डाउट का मैं संपूर्ण समाधान करने का प्रयास करूंगा। पूछ तो लो, अब व्यक्तिगत कोई समस्या होगी तो उसका समाधान नहीं होगा, बोलोगे मेरा पेट बात नहीं हो रहा, उसका क्यों नहीं हो रहा, वो समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। पूछ लो केजीएस यूजर, बोला सर आप मेरा डाउट क्लियर नहीं कर रहे हैं, पूछो क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है। बोला आदित्य साहब आज एक बात फिर से बता दीजिए, ये बताओ हमने पढ़ाते वक्त बोला कि आयाम को पढ़ाते वक्त जहां मैं मना करूंगा घूमने के लिए रेडी हो, हम भी उसमें मास्टरी करेंगे, हम भी उसमें पीएचडी करेंगे, मैंने उस समय भी मना किया था, पहला 2 पार्ट महत्वपूर्ण है, बहुत
बहुत लोग तैयारी करने वाली स्थिति क्या है, जो जरूरत है वहां नहीं जाएगा, क्या जरूरी है, जो नहीं कम पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसमें पीएचडी करेगा। मैंने उस समय मना किया था, विशाल भी आ गए हैं इमोशनल होकर कि सर मेरा जवाब नहीं देते हैं, तो या पासवान थोड़ी सी एकदम जिद्दी टाइप से है, मुझे इसको नहीं समझ रहा है वो अपना दोबारा देखेगा। अरे आगे से जाएगा, आ जाएगा तो क्या करेंगे, अकेले तुम ही लिखोगे और सब लोग बैठ के बोल दिया तो मान के चलो, आयाम आएगा तो 3 लाइन लिख देता, 4 लाइन लिख देता, हो क्या होगा। गतिविधि विचार विश्वास समझ ज्ञान धारणा ब्रैकेट में संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद नापसंद का भाव या सुखद या दुखद भाव ब्रैकेट में भावात्मक पक्ष, पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की तत्परता ब्रैकेट में व्यवहारात्मक पक्ष। तीनों को मिला दो यहाँ पे नीचे में और लिखो कि समुच्चय या तंत्र को, इन तीनों के समुच्चय को, समुच्चय या तंत्र को अभिवृद्धि करते हैं। नीचे लिखो ये समुच्चय या तंत्र को, संगठित तंत्र को बोल सकते हो, अभिवृद्धि करते हैं। पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की तत्परता व्यवहारात्मक पक्ष को इंगित करती है। यहाँ क्या लिखोगे, पूछेगा संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या, तो बोलो संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब विचार विश्वास समझ ज्ञान धारणा आदि से। भावात्मक पक्ष का मतलब क्या, पसंद नापसंद के भाव से, सुखद भाव से दुखद भाव से। व्यवहारात्मक पक्ष का मतलब क्या, पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की तत्परता व्यवहारात्मक पक्ष को इंगित करती है। यहाँ क्या लिखोगे, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, विषय जो है ना वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई मनुष्य हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, कोई दल हो सकता है, कोई मुद्दा बन सकता है, कोई घटना बन सकती है, कोई चीज हो सकती है, घटना आदि, कोई देश हो सकता है आदि, देश आदि। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो हो जाएगा, ध्यान देना। अभिव्यक्ति अलग है कल्पना सिंह, अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना, ये अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति लिखोगे अभिव्यक्ति नहीं। कैसे करोगे, मान लो किसी एक देश का नाम लेते हैं हम, जैसे इसका नाम ले लें, किसी देश का नाम, अमेरिका का नाम लेते हैं, अमेरिका, तो अमेरिका का नाम आते ही आपका उसके प्रति, अमेरिका देश हो गया, इसके प्रति आपके मन में क्या विचार है, अमेरिका को लेकर आपकी क्या समझ है, आप अमेरिका के बारे में क्या जानते हो, आपको क्या विश्वास है अमेरिका के बारे में, यह संज्ञानात्मक पक्ष है। आप अमेरिका को पसंद करते हो कि ना पसंद करते हो, यह आपका भावात्मक पक्ष है। आप उसके पक्ष में काम करते हो, कुछ करता है तो विरोध करते हो, ये आपका व्यवहारात्मक पक्ष, इनके समुच्चय को अभिवृद्धि करते हैं। तो अमेरिका के प्रति आपकी अभिवृत्ति क्या है, इसको जानने के लिए तीनों पक्षों को जानना होगा। कई लोग अमेरिका को बहुत पसंद करते हैं, अमेरिका जो भी करता है उसका समर्थन करते हैं, पक्ष में काम करते हैं, उनके दिमाग में है कि अमेरिका बहुत जानदार देश है। कई लोगों के दिमाग में है, विचार रखते हैं कि बड़ा महान ये देश है, विश्वास है कि ये महान काम करेगा, खूब अच्छी समझ अमेरिका के बारे में, ज्ञान है अमेरिका के बारे में, तो आप उसके पक्ष में काम करोगे, पसंद करोगे। मान लो नेता के स्तर पर देखना तो हम गडकरी को देख सकते हैं, गडकरी जी के बारे में अगर मान लो आपका क्या एटीट्यूड है, आपकी क्या प्रवृत्ति है, किसी व्यक्ति का किसी विषय बन गया, गडकरी बन गया, तो गडकरी नितिन गडकरी के बारे में आप क्या जानते हो, आपका क्या विचार है, आप क्या विश्वास करते हो, आपके मन में उनके प्रति क्या धारणा है, ये आपका संज्ञानात्मक पक्ष है। आप उन्हें पसंद करते हो कि ना पसंद करते हो, तो ज्यादातर लोग उनको पसंद करते हैं, यह कौन सा पक्ष है, भावात्मक पक्ष है। आप उनके पक्ष में काम करते हो कि विपक्ष में, अगर वो कुछ करते हैं तो कई लोग एंटी में कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग पक्ष में कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा ये नेता बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो कुछ भी बोलेंगे आप उनके पक्ष में काम करोगे या विपक्ष में काम करोगे, ये आपके व्यवहारात्मक पक्ष को दर्शाएगा और ये कुल मिला के उस व्यक्ति की अभिवृत्ति को इंगित करता है। अभिवृत्ति जो है किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, विषय इसमें से कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी, कोई नेता, कोई दल, कोई मुद्दा, कोई घटना। जैसे दहेज प्रथा, दहेज प्रथा के बारे में आपकी अभिवृत्ति क्या है, आप अपनी अभिवृत्ति के बारे में बताओ। कई लोग दहेज को खूब पसंद करते हैं, मौका मिलेगा तो ले भी लेंगे, आचरण भी कर लेंगे, नहीं पक्का लेना चाहिए। उनके दिमाग में विचार है दहेज होना चाहिए, विश्वास बना, विश्वास कि दहेज लेना मेरा हक है, उनके दिमाग में ऐसी धारणा बनी हुई है कि दहेज प्राचीन काल से आ रहा है, परंपरा में कुछ न कुछ ले लेना चाहिए, लेने के बड़े फायदे हैं, ऐसा विचार बना हुआ है, पसंद भी बहुत करते हैं, मौका मिलेगा तो पक्ष में काम भी कर लेंगे। तो ये दर्शाता है दहेज प्रथा के बारे में आपका एटीट्यूड क्या है। केजीएस बोला मेरे घर वाले नहीं देंगे सर, तो किसी व्यक्ति का आपको कुछ अभिवृत्ति क्या है, तो कैसे, तो इसको जानने के लिए यह जानना होगा स्वच्छता के बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या विश्वास है, क्या आप जानते हो, क्या ज्ञान है स्वच्छता के बारे में। ये स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, स्वच्छता के बोले स्वच्छता होनी चाहिए, ये सब दर्शाएगा विचार को। आप स्वच्छता को पसंद करते हो कि नहीं करते हो, कोई लोग स्वच्छता पसंद नहीं करेंगे, पार्क में जाएंगे जहाँ देखेंगे बड़ा साफ सुथरा है, वहाँ बैठ जाएंगे, पॉलीथीन, वो चिप्स का पैकेट, बोतल का पैकेट, वहीं पर गंदगी गुटखा खा पी के गिरा के गंद बजा के वहाँ से निकल गए, बैठते वक्त देखता है साफ सुथरा है कि नहीं है, निकलते वक्त मुस्कुरा के देखता है कि मैंने गंदगी ठीक से फैला रखी है, मुस्कुराता हो जाता है, ये दशा हो गई है। हम कहेंगे एटीट्यूड नेगेटिव है स्वच्छता के प्रति, उस आदमी का एटीट्यूड ठीक नहीं है, स्वच्छता को भीतर से पसंद नहीं करना, पसंद करता है, जब मौका मिला स्वच्छता है तो विपक्ष में काम करता है, गंदगी फैला जाएगा, बैठते वक्त खोजता है स्वच्छता, जाते वक्त गंद मचा देता है, कई लोग फोटो भी ले लेते हैं, देखो कितना मैंने यहाँ पे गंदगी फैला रखी है। स्वच्छता के बारे में उनका नकारात्मक अप्रोच एटीट्यूड को दर्शाता है। पर्यावरणीय मूल्यों की चेतनाओं की जागृत नहीं है, वे पर्यावरणीय मूल्यों से परिचित नहीं है, बहुत लोग ऐसा काम करते हैं। हो सकता है उनके साथ छोटा बच्चा होगा जो फेंक रहा हो तो बाद में बच्चा कहेगा आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो सकता है अपने माता पिता को समझाए, अपने बड़े लोगों को समझा दे ये काम ठीक नहीं है, डस्टबिन में सबको डालना बेहतर है। हो सकता है छोटे बच्चे की स्वच्छता के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि, उसकी पर्यावरणीय चेतना जागृत हो, अब बड़े हो सकते हैं ये किए हो एमए किए हो और स्वच्छता के प्रति उनका नकारात्मक एटीट्यूड संभव है, ध्यान रखना। ये सिमरन ठीक है, लाइट दीवार भी, व्हाइट दीवार भी लाल हो जाती है, बिल्कुल सही लिखे हो, मगर एग्जाम में मत लिखना सिमरन कि सफेद दीवार को लाल बना देते, कई सारे इसमें मास्टरी किए हुए हैं, जहां देखेंगे सफेद उसको करेंगे लाल, ये उनकी अपनी स्थिति, मन स्थिति है, स्वच्छता के प्रति उनकी ठीक अभिवृत्ति नहीं है, नकारात्मक अभिवृत्ति है। क्लियर? हृदय परिवर्तन का मतलब क्या है, गांधी जी सत्याग्रह करके लोगों का हृदय परिवर्तन करते थे। हृदय परिवर्तन मूल बेसिकली मनोवृत्ति परिवर्तन, अत्याचारियों का, पापियों का, शोषकों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए, समझ में आया। हृदय परिवर्तन, आप जैसे बुद्ध को देखो, बुद्ध राज परिवार में पैदा हुए थे, मगर जब एक बार उन्होंने एक वृद्ध को देखा, एक बार उन्होंने रोगी को देख लिया, एक बार एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बार उन्होंने सन्यासी को देख लिया, चार लोगों को देखा, चार लोगों को जब देखा उन्होंने, उनका एटीट्यूड बदल गया, अभिवृत्ति बदल गई, उनके विचार बदल गए, विचार विश्वास बदल गए, उनकी धारणा बदल गई। पहले वो पसंद करते थे भौतिक वस्तुओं में निमग्न थे, सुख सुविधा के संसाधन में निमग्न थे, पसंद बदल गई और आचरण विपक्ष में आचरण किया, उतना धन संपदा छोड़ के निकल पड़े बाहर की तरफ, उनकी अभिवृत्ति परिवर्तित हो गई। लगातार प्रयास किया, 6 साल तक एफर्ट किया, बुद्ध के बोध गया, उन्हें निर्माण की प्राप्ति, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। तो ये बेसिकली क्या है, अभिवृत्ति परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? सवाल इस टाइप के बने हैं आईएएस में, अगर शब्द की सटीक पकड़ है तब खेल सकते हो, और शब्द में अगर समझने में
कानून रचना तय है, फंडा क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बोलो सवाल आया है स्वच्छ भारत अभियान को कैसे सफल बनाओगे? आप मान लो खूब नियम बना दो, कानून बना दो, क्या कानून बनाने से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? क्या कानून बनाने से पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा? वहां पर भी हमको लिखना पड़ता है इसको, प्रवृत्ति या मनोवृत्ति को। केवल कानून बनाने से महिलाओं की स्थिति सशक्त नहीं हो सकती है, बल्कि हमें पुरुषों की मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। पुरुषों का महिलाओं के प्रति जो विचार है वो बदलना पड़ेगा, जो उनका विपक्ष में कार्य करने की स्थिति उसको बदलना पड़ेगा, उनकी पसंद को बदलनी पड़ेगी। तब जाके, जब तक विचार परिवर्तित नहीं होगा पुरुषों का महिलाओं के प्रति, तब तक कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वहां पर मनोवृत्ति शब्द का उपयोग करोगे। केवल पर्यावरण संरक्षण के कानून बनाओगे, पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा। हमें लोगों के विचार को परिवर्तित करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा। हमें उनकी पसंद बदलनी पड़ेगी। लोग पसंद करें स्वच्छता होनी चाहिए, लोगों को स्वच्छता के पक्ष में कार्य करने की सलाह देनी पड़ेगी, करें, तत्परता होनी चाहिए। तब जाके आप देखो इंदौर के लोगों का ऐसी मनोवृत्ति है पर्यावरण के प्रति, इंदौर के लोगों का उनका विचार एकदम मान के चलने की होना चाहिए, विश्वास है इसके बड़े बड़े फायदे हैं पेड़ों के, समझ गए हैं पर्यावरण का महत्व, बहुत अधिक पसंद करते हैं पेड़ों को लगाना, स्वच्छता को। जब मौका मिलता है उसके पक्ष में कार्य करने लगते हैं। एक दिन में 11 लाख पेड़ लगा दिया इंदौर में लोगों ने, एक पेड़ मां के नाम। ये अद्वितीय बहुत दशा है, तीनों पक्ष आ जाएगा। कई जगहों पे देख लो, पटना में देख लो, एटीट्यूड क्या है लोगों का। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो, गंदगी, इधर देखो सब कुछ मिल जाएगा वहीं पे, कपड़ा भी मिल जाएगा, पेंट भी मिल जाएगा, चप्पल जूता, जितना चीज चाहिए, ब्रीफकेस, तंबाकू, गुटखा सब मिल जाएगा। बाहर निकलो, जो खोजना है सो खा दो, खा के पी के सब मिल जाएगा। ज्यादातर चीजें वहीं उपलब्ध है। स्टेशन से बाहर निकलो, ज्यादा घूमना नहीं है, और आपको समझ में आ जाएगा कि गंदगी और स्वच्छता क्या होती है। बोलो ऐसी स्थिति दिखती है, आप फील करते हो। बोलो कई बार जाते हो स्वच्छता की स्थिति, तो इसका संदर्भ देखो ये भी है, केवल सरकार के प्रयास से ये चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। या सरकार चाहती है स्वच्छता हो, सरकार इसके लिए एफर्ट भी की है, मगर जब तक लोगों की अभिवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक सफल हो नहीं सकता। सरकार कहां काम करेगी? लोग कुछ भी उठा के सड़क पे फेंक देते हैं, गंदगी कुआं कर सब, तंबाकू खाएंगे, थूकते चलेंगे कहीं पे, कहीं नहीं खाएंगे कहीं पे, कुछ भी कर डालेंगे। इसका मतलब उनकी पर्यावरणीय चेतना जागृत नहीं है, उनकी अभिवृत्ति को बदलने की जरूरत है। और जब तक जनता की अभिवृत्ति परिवर्तित नहीं हो सकारात्मक रूप से, स्वच्छ भारत अभियान सफल नहीं हो सकता। तो इस पे सवाल है ना, इस पे एटीट्यूड शब्द का समझ में आ गया। केवल विचार ही नहीं, विचार बदले, पसंद बदले, आपकी कार्यप्रणाली, व्यवहार भी बदले। ध्यान देना, व्यवहार, स्वच्छता के बारे में आपके भीतर अच्छे अच्छे विचार हो। स्वच्छता बहुत आवश्यक है, इसके बड़े फायदे हैं, आपको स्वच्छता को पसंद कर रहे हो, और जब मौका मिले वहां उसके पक्ष में काम भी कर रहे हो। तो अगर आपकी मनोवृत्ति स्वच्छता के बारे में सकारात्मक है तो कहीं गंदगी नहीं फैलाओगे। आइसक्रीम भी खा रहे हो तो उसके डब्बे को या स्टिक को किसी डस्टबिन में डालोगे। दर्शाता है कि आपका एटीट्यूड पर्यावरण के प्रति बड़ा सकारात्मक है, स्वच्छता के संदर्भ में सकारात्मक है। कई लोग एटीट्यूड बड़ा नकारात्मक है, कुछ भी होगा, कुछ भी कहीं पे फेंकते हुए चलेंगे। ध्यान देना, इंडिया से बाहर विदेशों में एक छोटा सा टुकड़ा फेंक दोगे ना रबर का कुछ बात समझ पे, तो फाइन लग जाएगा। कई देशों में आप वहां से बाहर निकलोगे, सारा फाइन करके उस देश से बाहर निकल सकते हैं। सब जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, किसने यहाँ पे थूका है, फाइन हो गया उनके ऊपर। जाते वक्त सब पेनल्टी भर दोगे। आप बस से जा रहे हो, कोई खिड़की का खिड़की खोल के यहाँ पे टुकड़ा बाहर फेंक दिया, हो गया फाइन आपके ऊपर। तो इतना दंड की व्यवस्था है कि लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है, सुधर जाता है। इंडिया से बाहर जाते ही सुधर जाता है। इंडिया में आते लगता है कि जहां मन वहीं पे फेंको, कुआं करके पैदा कर दो, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। बाहर जाते ही सुधर जाता है। ऐसी स्थितियां हैं। अगर स्वच्छता के बारे में आपका अच्छा विचार है और कहीं जा रहे हो पार्क में स्वच्छता देखते हो, आपको सुख का भाव आता है, पसंद करते हो, क्या अच्छा पार्क है यहाँ पे, सुख की अनुभूति करते हो। अब कोई नकारात्मक बोला चला जाएगा कि ज्यादा साफ है, अभी इसको गंदगी फैलाते हैं, आधा घंटा बैठेगा, 4-5 मिनट के वहां पे गंदगी फैला के वापस आ जाएंगे। स्थिति दिखती है, वो तलाशते हैं स्वच्छता को, मगर जाते हो तो मचा देते हैं गंदगी। ये दर्शाता है कि उनकी पर्यावरणीय चेतना अभी जागृत नहीं हुई है। ऐसी चीजें दिखती हैं, समझ में आ जाना चाहिए। पहले बोलो, मनोवृत्ति लिख लोगे फिर आगे बढ़ेंगे। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसके निर्माण और विकास में अनुभव और वातावरण की, अनुभव और परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, बल्कि अनुभव और वातावरण से इसका निर्माण और विकास होता है। अभिवृत्ति नकारात्मक या सकारात्मक होती है। अभिवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक होती है, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। तीसरा, अभिवृत्ति सापेक्षिक रूप से अस्थायी होती है, रिलेटिवली परमानेंट होता है। अभिवृत्ति सापेक्षिक रूप से अस्थायी होती है। अभिवृत्ति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, तो हम लोग एथिक्स की जो अभिवृत्ति है उसकी विशेषताएं भी लिखेंगे। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, जन्म से हम कोई ऐसी चीज लेकर पैदा नहीं होते, अनुभव से, परिवेश से या वातावरण से हम धीरे धीरे अभिवृत्ति विकसित करते हैं, सीखते हैं। ध्यान देना, अभिवृत्ति सकारात्मक हो सकती है, अभिवृत्ति नकारात्मक हो सकती है। अभिवृत्ति परमानेंट नहीं होती है, उसमें परिवर्तन संभव है। हम जीवन में जैसे जैसे अनुभव करते हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ समाज के संगठनों के संपर्क में आते हैं, तो हमारी अभिवृत्ति निर्मित और विकसित होती है, परिवर्तित होती है। ध्यान देना, क्लियर है? बोलो, उस उसमें बहुत चीजों में निमग्न थे, उनके पिताश्री ने व्यवस्था कर रखी थी, और जैसे उनके जीवन में 4 चीजें उन्होंने देखा, वृद्ध को, रोगी को, मृतक को, सन्यासी को, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। हम लोगों में से भी कई बार लोगों का एटीट्यूड चेंज हो सकता है, अनुभव के माध्यम से, परिवेश के माध्यम से, वातावरण ऐसा मिल जाए तो परिवेश के कारण चीजें परिवर्तित हो सकती है। ध्यान देना, बिल्कुल एटीट्यूड हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, इसलिए शेष पक्षों को कल देखेंगे, उस पर हम नहीं जाएंगे, तटस्थ होती है, उसका एक अलग संदर्भ है। ठीक है, अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में अभिवृत्ति क्या है इसकी बात की थी। ठीक है, अभी हम लोग देखते जा रहे हैं अभिवृत्ति के प्रकार, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध। अभी हम लोग देखते जा रहे हैं कार्य या प्रकार, नोट करेंगे अभिवृत्ति के प्रकार, फंक्शंस। हम लोगों ने पिछली क्लास में अभिवृत्ति को देखा है, प्रकार को नहीं देखा है, फंक्शंस।
अभी तक कोई सवाल नहीं बना है। यूपीपीसीएस में केवल एक बार सवाल बना है, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। ध्यान देना, अभी हम लोग फंक्शंस को देखने जा रहे हैं, अभिवृत्ति का क्या कार्य है। ठीक है, क्लियर? ध्यान रखना। अभी लिखते हैं प्रकार। देखो, अभिवृत्ति कई प्रकार के कार्य करती है, इसके 4 प्रमुख प्रकार हैं, उन प्रकारों को देखने का प्रयास करते हैं। पहला है अनुकूलन प्रकार या उपयोगितावादी प्रकार। अनुकूलन प्रकार या उपयोगितावादी प्रकार। दूसरा है, ध्यान देना, दूसरा है ज्ञान प्रकार। तीसरा है मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार। और चौथा है अहम लक्षार्थ प्रकार। अहम लक्षार्थ प्रकार, लक्षार्थ ईगो डिफेंसिव फंक्शन। तो नोट कर लेंगे, अभिवृत्ति के 4 प्रकार है। पिछली क्लास में हम लोगों ने अभिवृत्ति क्या है इसकी विवेचना की थी, और अभिवृत्ति के संबंध में ये भी देखा था उसकी विशेषताएं क्या है। जैसे अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, अभिवृत्ति परमानेंट नहीं होती, अनुभव और परिवेश के बदलने पर अभिवृत्ति में भी परिवर्तन होता है, अभिवृत्ति सकारात्मक होती है, अभिवृत्ति नकारात्मक हो सकती है, अभिवृत्ति में प्रेरणा का तत्व पाया जाता है। ध्यान देना, अभिवृत्ति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, उसे दिशा देती है। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। अभी हम लोग लिख रहे हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति के प्रकार 4 प्रकार हैं, अनुकूलन प्रकार, ज्ञान प्रकार, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार और अहम लक्षार्थ प्रकार। नोट करेंगे, सिलेबस में दिया हुआ है। जब फंक्शंस अंग्रेजी में, हिंदी में वृत्ति दिया हुआ है, ध्यान देना, तो वृत्ति अनुवाद नहीं करना है, यह अनुवाद ज्यादा बेहतर है। आईएएस के सिलेबस में वृत्ति दिया है, यूपीपीसीएस में इसका अनुवाद कार्य दिया है, मगर बेहतर होगा कि आप प्रकार लिखिए, फंक्शंस प्रकार। सवाल भी जब यूपीपीसीएस से पूछा है तो प्रकार ही पूछा है, अंग्रेजी में फंक्शन है। ध्यान देना, लिख लिया 4 प्रकार, सारे लोग बोलो एक बार ये अभिवृत्ति के 4 प्रकार। अभिवृत्ति के 4 प्रकार हैं, कार्ड्स आदि इसके बारे में विवेचना करते हैं। चार प्रकार, अब चारों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। आईएएस में कोई सवाल इस पे अभी तक बना नहीं है, पीसीएस में जब बना तो यही सवाल पूछा, अभिवृत्ति के प्रकारों की विवेचना कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 8 नंबर का सवाल एक बार की यूपीपीसीएस में आ चुका है, आईएएस में कोई सवाल नहीं अभी तक, सीधा सवाल। नोट करते हैं, अनुकूलन प्रकार। मैं बोल रहा हूं, थोड़ा साफ लिख देंगे, मैं बोल रहा हूं, इसको इतना बोलने पे लिखा जा सकता है। अगर श्रवण इंद्रिय ठीक कार्य कर रही है विधिवत रूप से, तो मैंने कहा अनुकूलन प्रकार या उपयोगितावादी प्रकार, संभव है लिख लो। ज्ञान प्रकार, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार, अहम लक्षार्थ प्रकार, लक्षार्थ है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रकार। लिख गया, बोलो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिख दिया फिर से, श्वेता मौर्य, लास्ट में लिखा हुआ है मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार। क्लियर, लिख लिया। अब चारों को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, पहले बोलो चारों लिख लिया है। बोल रहे कि सर आपको ऐप को कमेंट देखकर गुस्सा नहीं आता है, देखो गुस्सा आता है, आगे टॉपिक पढ़ाना है। संवेगात्मक बुद्धि, उसमें अपने संवेगों को बुद्धि से कंट्रोल रखने की बात की जाती है, हमें अपनी बुद्धि से अपने संवेगों को नियंत्रित रखना चाहिए, तो आता तो है मगर कंट्रोल हो जाता है। ध्यान देना, चारों लिख लिया है, अभी एक करके विस्तार देते हैं। क्लियर, 4 हो गए प्रकार, चारों को एक करके विस्तार देते हैं। पहला है अनुकूलन प्रकार या उपयोगिता प्रकार। ध्यान देना, ये जो कार्य है इसमें होता क्या है कि जो ऐसा काम करना जिससे हमें प्रशंसा और पुरस्कार मिले, हम उसकी तरफ उस कार्य को हम पसंद करते हैं, उस कार्य को करना पसंद करते हैं, और जिस कर्म को करने से दंड की प्राप्ति होती है, लगता है दंड मिलेगा, निंदा मिलेगी, हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, और जिससे प्रशंसा और पुरस्कार मिलेगा उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। ये अनुकूलन प्रकार है या उपयोगितावादी प्रकार है। हम उन कार्यों को करना, संदर्भ को समझना, अनुकूलन प्रकार, हम जीवन में उन कार्यों को करना पसंद करते हैं जिनसे प्रशंसा और पुरस्कार मिलने की संभावना हो, और जिससे दंड और निंदा की स्थिति उभर सकती है, हम वैसे कर्मों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। उनको नापसंद करने लगते हैं, ऐसा करेंगे दंड मिल जाएगा, निंदा होगी, तो हम उसे बचने का प्रयास करते हैं। ये पहला प्रकार है अभिवृत्ति का, पहला फंक्शन है। अभिवृत्ति हमें प्रेरणा देगी कि देखो ये काम करो, इससे हमें, आपको इससे पुरस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप देखोगे जब हम पुरस्कार और सम्मान किसी को देते हैं तो सामने वाले की अभिवृत्ति पे असर जाता है, अभिवृत्ति पे, उसका एटीट्यूड पे, आगे भी और वो प्रयास करता है कि और मुझे सम्मान मिले, उसी टाइप का काम करता है। तो अनुकूलन प्रकार, ध्यान देना, लिख लेना, अभिवृत्ति का यह कार्य है, यह कार्य है कि हम उन कार्यों को अपने जीवन में महत्व देने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं जिनसे प्रशंसा और पुरस्कार हो, की प्राप्ति हो, और उन कर्मों से दूर रहने का प्रयास करते हैं जिससे दंड या निंदा का भाव हो। नोट करो, ये पहला प्रकार है, जिससे अपने को फायदा है वो काम करने लगते उपयोगी हो, और जिससे दंड आदि की स्थिति उसको बचने का प्रयास करते हैं। लॉयल स्टूडेंट भी इसमें, उसे आशु विश्वकर्मा कहां से हो? बोलो, एटीट्यूड जो है हमें ज्ञान प्राप्ति में मदद करती है। अब कोई वस्तु है या कोई घटना है, हम उसके कारणों को जान लेते हैं, हम उसके परिणाम को जान लेते हैं, उसमें ये अभिवृत्तियों का योगदान है, ज्ञान प्रकार। हम नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, पूर्व ज्ञान को पुनर्गठित करते हैं, संगठित करते हैं। यह जो अभिवृत्ति प्रकार है हमारे ज्ञान को संगत बनाए रखने में, हमारे ज्ञान को संगठित करने में मददगार है। ध्यान देना, अपने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ संगठित करने, उसको संगत बनाए रखने, वस्तु और घटनाओं के कारण और उसके परिणाम को जानने में सहायक है। ये ज्ञान प्रकार है, ज्ञान प्रकार है। अभिवृत्ति यह भी काम करती है, नए ज्ञान के अनुरूप अपने ज्ञान को संगत बनाती है, पुनर्गठित करती है, वस्तु और घटना के काल को जान लेते हैं, हम उसकी परिस्थितियों को जान लेते हैं, हम उसके उत्पन्न परिणाम को जान लेते हैं। यह है ज्ञान प्रकार। ज्ञान प्रकार एक बार पीसीएस में केवल सवाल गया है। अनुकूलन प्रकार वह है, अनुकूलन प्रकार है, अभिवृत्ति इस काम करती है जिस कर्म से प्रशंसा उस काम को पसंद करने लगते हैं, जिस कर्म से निंदा उसको हम बचने का प्रयास करते हैं। ज्ञान प्रकार है, यह ज्ञान प्राप्ति में सहायक है, घटना और वस्तु के कारण और परिणाम को जान लेते हैं, अपने ज्ञान को संगत बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जो नया ज्ञान मिलता है जीवन में, हम अपने ज्ञान को संगठित करते हैं, पुनर्गठित करते हैं नवीन ज्ञान के संदर्भ में। इसमें ज्ञान प्रकार की स्थिति आती है, ज्ञान प्रकार से संबंधित है। ज्ञान प्रकार, नॉलेज फंक्शन, नॉलेज फंक्शन लिख लिया, नॉलेज फंक्शन। मूल्य व्यक्ति प्रकार, मूल्य व्यक्ति प्रकार के कुछ अभिवृत्तियां जो हैं
स्वीकृत मूल्यों को अभिव्यक्त करने में मदद करती है। नोट करोगे, कुछ अभिव्यक्तियां हमें स्वीकृत मूल्यों को, जिन मूल्यों को हमने एक्सेप्ट कर रखा है, स्वीकृत मूल्यों को अभिव्यक्त करने में, आप कह सकते हो आत्म प्रत्यय को अभिव्यक्त करने में मदद करती है। आत्म प्रत्यय, हम जो है और हम जो करना चाहते हैं, आत्म प्रत्यय को अभिव्यक्त करने में मदद करती है। आत्म प्रत्यय को अभिव्यक्त करने में मदद करती है। जिन मूल्यों को हमने स्वीकार किया है, जो स्वीकृत मूल्य हैं, जो हमने स्वीकार कर रखे कि ये होना चाहिए, उन मूल्यों को अभिव्यक्त करने में अभिव्यक्तियां मदद करती है। ध्यान देना, इसको बोलते हैं मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार। शब्द से खेल जाओगे, लिख सकते हो मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार। बिल्कुल, जिन मूल्यों को हमने एक्सेप्ट कर रखा है, ध्यान देना, जिन मूल्यों को, वो हमारे जीवन में अभिव्यक्त होता है, कई प्रकारों से अभिव्यक्त होगा। निर्णय से, कार्य से भी अभिव्यक्त होगा, व्यवहार से भी अभिव्यक्त होगा। ध्यान रखना, बिल्कुल सही। हम उसी के अनुसार समाज में नाना प्रकार के कृत्यों को करते हैं, सामाजिक सहभागिता भी उसी से संदर्भित है। ये मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार है। इसके माध्यम से हम आत्म प्रत्यय को अभिव्यक्त करते हैं। एक बात समझ डेवलप हो जाए, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखोगे, कुछ अभिव्यक्तियां हमें उन कर्मों को प्रोत्साहित करती हैं, हमें उन कार्यों करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जिन्हें, जिनसे प्रशंसा मिलता हो, पुरस्कार मिलता हो, उनको करने से रोकती हैं, जिससे दंड और निंदा का भाव पड़ा पड़े। अभिव्यक्तियां जो है ना, ज्ञान प्राप्ति में सहायक है, नए ज्ञान से अपने ज्ञान को संगत बनाती हैं, पुनर्गठित करने में सहायक है। इसके माध्यम से वस्तु या घटना के कारण, परिणाम, परिस्थिति को जान लेते हैं। हो गया, क्या चाहिए। अभिव्यक्ति जो है मूल्य अभिव्यक्ति का भी कार्य करती है। जिन मूल्यों के माध्यम से समाज में सहभागिता करते हैं, दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो मूल्यों को अभिव्यक्त करते हैं। और चौथा है अहम लक्षार्थ। अहम लक्षार्थ में कुछ अभिव्यक्तियां हमारे आत्मसम्मान की रक्षा का कार्य करती हैं। कुछ अभिव्यक्तियां हमें हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान, अहम लक्षार्थ, अहम लक्षार्थ का संदर्भ है आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की रक्षा का कार्य करती है। अहम लक्षार्थ में लिखोगे, कुछ अभिव्यक्तियां हमें हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का कार्य करती हैं। लिख लिया, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। 4 प्रकार हैं, पाठशाली ने बताया है। अनुकूलन प्रकार हुई, कई बार लोग गलती करेंगे, उसे छुपा देंगे ताकि उनका आत्मसम्मान सुरक्षित रहे, उनके ऊपर कोई आक्षेप न हो। ऐसा काम कई लोग का एटीट्यूड ऐसा रहता है, गलती करेगा कहेगा अब मेरे चलते, तो आपके चलते गलती हुई है, मैं दोषी नहीं हूं। यह भी अभिवृत्ति का एक प्रकार है, जिसको हम बोलते हैं अहम लक्षार्थ प्रकार। कुछ अभिवृत्तियां हमें हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का कार्य करती हैं। जैसे अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, अपनी गलतियों को छुपा लेना। ध्यान देना, कई बार लोग पीटी में फेल होते हैं तो अब उनका आत्मसम्मान कैसे जाता है, उनका स्वाभिमान टूटता है, अलग अलग टाइप से बहाना बना लेते हैं। अब कई लोगों को देखो, पीटी में फेल जब होगा तो फेल होते ही वो कौन पता लगाता है, फोन करके इस साल कौन कौन फेल हुआ है, तो पता लगाता है कि कौन मेंस दिया था पिछली बार पीटी फेल हो गया, कौन पिछली बार इंटरव्यू दिया था इस बार फेल हो गया, या पिछली बार सेलेक्ट हो गया था फिर से दिया फिर फेल हो गया पीटी में। तो मान लो कोई व्यक्ति पीटी फेल हो गया, उसे पूछो तुम तो पीटी फेल हो गए, तो अपनी गलती नहीं मानता मैं पीटी फेल हुआ, वो बताएगा आपको कि देखो इस बार पिछली बार से 4 बार मेंस दे रहे थे, अब पीटी फेल हो गए, फलाने जी इंटरव्यू दिए थे पिछली बार, इस बार पीटी फेल हो गए। तो आपको बताएगा कि एक से घंटे लोग पीटी फेल हो, अपनी गलती नहीं मानता, इस बार दृष्टि उल्टा पलटा था इसलिए मैं पीटी फेल हो गया, मुझे पीटी होना तय है, बहानेबाजी करेगा। यह भी एक काम है, कई लोग एटीट्यूड ऐसा होता है, गलती करेगा ढक देगा, यह भी काम एटीट्यूड का। अभिवृत्ति का यह भी प्रकार है जिससे हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की स्वाभिमान पे प्रहार होता है। एटीट्यूड है ना हमारा, उसे रक्षा करने का प्रयास करता है। कुछ अभिवृत्तियां उनसे रक्षा करने का काम करती है। अब देखो कई लोग ऐसा काम करते हैं, पीटी फेल हुआ है तो कहेगा कि फलाने ने ठीक से पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं पीटी फेल हूं, अपनी गलती नहीं मानेगा, पढ़ाया नहीं ठीक से। मान लो पीटी में दूसरे से सवाल पूछ लिया, वहां पे मान लो कई लोग आपस में बातचीत करते हैं, किसी से सवाल पूछा और उसने उत्तर गलत बता दिया, उसने वही गलत जाके बोल दिया, फेल हो गया। कहेगा कि उसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने उसे बाथरूम में 2 सवाल पूछा था, लोग बाथरूम जाते हैं सवाल पूछने के लिए, कोई मिल जाए तो पूछ ले 2 सवाल, तो कहेगा बाथरूम में जो मिला था ना उसके चलते मैं पीटी फेल हो गया। मतलब मेरा तो पीटी पास होता था, अपनी गलती नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा कि भाई बाथरूम में तो गए बाई चांस पीटी देते, कई लोग जाते हैं तो वहां पे पूछते जो भी आता है बता दो सवाल जल्दी जल्दी, तो लोग अपना दोष न देके दूसरे पर दोष देने के लिए नहीं करते। यह भी एटीट्यूड का काम है। जैसे घर परिवार में देखोगे, घर में देखो, अपने घर में देखो, मान लो ये रास्ता है, अब घर में जा रहे हो, रास्ते में सामान रखा हुआ है, घर में मान लो किनारे सब कुछ सामान रखा हुआ है और आप जा रहे हो, टकरा गए उसी रास्ते से, हंगामा मचा दोगे कि किसने सामान यहाँ पर रखा है, इस जगह है क्या सामान रखने के, आप सामने वाले को, घर वालों को, अगर आप ऊपर के लॉट में हो तो घर में थोड़ा ज्यादा मजबूत स्थिति में तो हंगामा कर दोगे, क्योंकि आपको चोट लगी है और उधर से कोई आ रहा है उसको चोट लग गया तो उसको बोलोगे अरे तुमको अंधे हो गए क्या, देख के चलना चाहिए, सामान रखा हुआ है। तो ये भी एटीट्यूड का एक कार्य है। अपने लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा दोष अपने खुद देखकर नहीं चल रहा है, आक्षेप दूसरों को लगा रहा है। तो आदमी कई बार जीवन में फेल होता है, फिक्रा होता है दूसरे को। कई सारे हिंदी मीडियम के ऐसे लोग जो फेल हो जाते हैं, अब वो दिल्ली में पहुंच गए, 5 साल से आग लगा रहे हैं, 2.5 लाख देके तो नहीं रहा है, 7 साल हो गया। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को दोष देते हैं, घर परिवार को, अगर माता पिता ने मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होता तो मेरी यह दशा नहीं होती। अपनी गलती नहीं मानता है कि दिल्ली आने के बाद मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं, दिल्ली आने के बाद भी घंटों रील में देखता हूँ, ये बात नहीं मानेगा। रात को खूब रील से पढ़ाई करते हैं, ये बात नहीं मानेगा। अंग्रेजी मीडियम में रहता है तो पक्का टॉप हो जाता है। ऐसा कई लोग का एटीट्यूड देखोगे रहता है। कई लोग दोष देते हैं, माता पिता ने एफर्ट करके आपको दिल्ली पहुंचा दिया, अब तो सुधार करो, जो कमी है अभी भी 2 सालों पर किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर करने की, ये सेल्फ डिफेंस फंक्शन है, ये भी एटीट्यूड का एक फंक्शन है। क्लियर? अरे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप से लिखोगे, समझ में आना चाहिए क्या करना है। मान लो हम अच्छा एक ऐसा भी होगा कि इसी पे सवाल पूछ ले, इसी एक पे भी लंबा नहीं जाएगा, इतना ध्यान दे तो लिख सकते हो। कल मैं सूचना दे देंगे, आप अपलोड कर दोगे, टाइमिंग मेरा अच्छी बात है, नोट कर दे। देखो देखो अभिवृत्ति के अनुसार सामान्यतः व्यवहार होता है। अब आगे सवाल नोट लेकर मत पूछना, मैंने बता दिया यहाँ से, जब मैं आता हूँ तब 20-30 कमेंट उसी पे रहता है, अब आगे सवाल मत पूछना, देखो डांट खाओगे। अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार कब होता है? अभिवृत्ति में देखो 3 पक्ष हैं, इसके 3, एक है ज्ञानात्मक पक्ष, विचार विश्वास आदि।
दूसरा है पसंद नापसंद आदि, और तीसरा है पक्ष विपक्ष में कार्य कार्य क्रिया जो व्यवहारात्मक हो सकती है। तो ध्यान देना कि यदि आपका विचार सुदृढ़ हो, पक्का विचार हो और पसंद की मात्रा बहुत अधिक हो, तो फिर अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार होगा। नोट करो, जब विचार सुदृढ़ हो, जब विचार सुदृढ़ विचार, विश्वास पक्का हो, पक्का विश्वास हो, ठीक है। जब विचार सुदृढ़ हो, विश्वास पक्का हो तथा पसंद की मात्रा अधिक हो, तो फिर पसंद की मात्रा अधिक हो तथा कोई बाह्य बाधक तत्व नहीं हो, बाह्य बाधक तत्व नहीं हो, तो फिर अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार होने लगता है। जब विचार सुदृढ़ हो, विश्वास पक्का हो, पसंद की मात्रा अधिक हो तथा कोई बाह्य बाधक तत्व नहीं हो, तो फिर अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार होने लगता है। लिख लिया? लाइन लिख लोगे तो बता देना कि लिख लिया। व्यवसाय के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में ऐसी चीजें दिखती हैं, विवाह, शादी, व्यवसाय, शिक्षा। जब आपका विचार कुछ और हो, पसंद कुछ और हो और व्यवहार आचरण कुछ और हो जाए, आचरण कुछ और होने लगे, ऐसा होता है। जैसे हो सकता है, आइए आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आईएएस बनने से पहले आप हो सकता है किसी को पसंद करते हो, खूब पसंद करते हो, मात्रा भी अधिक है। आपको पक्का विचार है कि इसी के साथ जीवन संपादित करना है, विश्वास पक्का है कि इन्हीं के साथ हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, और आपका सिलेक्शन हो गया, पता चलता कि परिवार का दबाव आने लगा। अब परिवार के दबाव में आपका एटीट्यूड कुछ और है, आचरण कुछ और कर लो, कहीं हो सकता है परिवार के दबाव में या समाज के दबाव में आकर आप अपने अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करने लगो। ऐसा खूब होता है। आपकी इच्छा है, आप पसंद करते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपका विचार भी है कि मैं डॉक्टर बनकर बहुत अच्छा देश की सेवा करूंगा, विचार आपका पक्का टाइप का है, विश्वास भी ठीक है कि नहीं बहुत अच्छा काम है, आपको पता है डॉक्टर की बहुत जरूरत है, पसंद भी करते हो, घर वालों का दबाव, काम कुछ और करने लगते हो, घर वालों का दुकानदारी करो, या नहीं डॉक्टर की पढ़ाई मतलब इंजीनियर तुम्हें बनना है, इंजीनियरिंग में घुस गए हो, इच्छा कुछ और है, पसंद कुछ और है, काम कुछ और करते हो। तो अभिवृत्ति में और व्यवहार में अनिवार्य संबंध नहीं है। अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार कब होगा? जब विचार पक्का, विश्वास पक्का हो, विचार दिनों पसंद की मात्रा अधिक हो और कोई बाह्य बाधक तत्व नहीं हो, तब अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार होता है। नहीं तो कई बार अभिवृत्ति कुछ और होती है, व्यवहार कुछ और होता है। जैसे विवाह, व्यवसाय, शिक्षा आदि के साथ। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें एक जो उसका कैरेक्टर है, वो पसंद करता है फोटोग्राफी को, उसका विचार भी है, पसंद भी करता है, मगर परिवार वालों के दबाव में आकर व्यवहार सीख रहा है, इंजीनियर बनने का चक्कर लगाए हुए, उसका एप्टीट्यूड फोटोग्राफर बनने का है, घर वालों के दबाव में आके वो इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, इसलिए औसत परफॉर्मेंस कर रहा है। तो हम जीवन में कई बार परिवार, समाज आदि के दबाव में आकर अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं, जैसे विवाह, व्यवसाय, शिक्षा आदि। पहला पॉइंट है अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार कब करते हैं। तो पहला पॉइंट है विवाह, व्यवसाय, शिक्षा आदि के संदर्भ में परिवार और समाज के दबाव में आकर हम अपने अभिवृत्ति, विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। एक पॉइंट हो गया। कब अनुकूल करते हो अलग से देख लिया है। अब तुम प्यार वाले के चक्कर में पड़े हो, ठीक नहीं है, पसंद करते हो कोई बात नहीं, अब क्योंकि जिसको पसंद करते हो सकता है वहां पे कुछ पैसा ना मिले, तो घर वाले दबाव डालते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, वादा किया, वादा खिलाफी कर लेता है, दोनों साइड से दिखता है, एक साइड से नहीं, मतलब जेंडर इक्विटी की स्थिति है, दोनों साइड से ठोकर लगता है। मतलब ऐसा नहीं केवल पुरुष ही धोखा देते हैं, उधर से भी कई बार हो जाता है। कोई पक्का विचार है मगर परिवार के दबाव में आके कोई या किसी और दबाव में आके, क्लियर? बोलो हो गया? बोलो क्लियर? पास करना होगा। इथिक्स में ऐसा सवाल पूछा गया है कि कब अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करोगे। ये सिलेबस में पढ़ना है, अभिवृत्ति और व्यवहार, ध्यान रखना। जैसे मान लो सिलेबस पूछ ले, अगर ये सवाल आ जाए कि अभिवृत्ति में और आचरण में क्या संबंध है, तो अभिवृत्ति के 3 पार्ट्स, हमारे विचार पक्का हो, पसंद की मात्रा अधिक हो, व्यवहार आचरण उसके अनुसार आचरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कई बार हम अभिवृत्ति के अनुसार आचरण करते हैं, कई बार इसके अनुसार आचरण नहीं करते। ये वेट का पार्ट है, इसको पढ़ोगे तो सवाल दिखाई देगा, ध्यान देना, क्लियर? तो वहां से आप इसको करोगे, क्लियर है? अभिवृत्ति के अनुसार आचरण कब होगा वो मैंने बता दिया, विपरीत आचरण और अभी बाकी है, उसको एक एक करके देखना होगा। अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार तब अभिवृत्ति और आचरण वाले टॉपिक में है, दोनों में क्या संबंध है, इसकी चर्चा चल रही है, ध्यान देना। इसमें कोई अनिवार्य और निरपेक्ष संबंध नहीं है, अनिवार्य संबंध और निरपेक्ष संबंध। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे अभिवृत्ति हमेशा उसके अनुसार आचरण हो। यहाँ संदर्भ को ध्यान देना। मान लो आपका जो विचार है, जो ज्ञान है, जो विश्वास है और जो आपका पसंद है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप उसके अनुसार आचरण करें। जैसे देखो, ये हमें पता है, हमें ज्ञान है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, दर्द होता है, या ज्ञान है समझ है इस बात की, फिर भी लोग सिगरेट पीना पसंद करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, यानी अपने ज्ञान के विपरीत आचरण करते हैं। ज्ञान तो है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और ये कोई आवश्यक नहीं कि आपको जो ज्ञान है उसके अनुसार आचरण नहीं करो, ध्यान रखना। तो ये स्थितियां रहती है। तो देखो, अगर विचार सुदृढ़ हो, समझ बिल्कुल अच्छे से हो, पर्याप्त ज्ञान हो, पक्का विश्वास हो, ध्यान रखना, और पसंद या नापसंद की मात्रा अधिक हो, तो फिर कोई बाह्य बाधक कारक नहीं है, तो फिर उसके अनुसार आचरण होगा। परंतु कई ऐसी स्थितियां हैं कि हम अपने अभिवृत्ति के विपरीत आचरण करते हैं। उसमें पहला कदम हमने चर्चा किया था, पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण कई बार हम अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं, पारिवारिक और सामाजिक दबाव। ऐसी स्थिति प्रायः शिक्षा के संदर्भ में, व्यवसाय के संदर्भ में और विवाह आदि के संदर्भ में उभर कर सामने आती है। कल हमने इसकी चर्चा की थी और आगे कुछ और मुद्दों को देख लेते हैं। कब कब हम अपने विचार और पसंद के विपरीत जाकर आचरण करते हैं, विचार और पसंद के विपरीत जाकर आचरण करते हैं। एक पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, दूसरा पॉइंट विकल्प एवं सामर्थ्यों के अभाव, विकल्पों के अभाव में, सामर्थ्य के अभाव में, विकल्पों और सामर्थ्य के अभाव में भी हम अपने विचार और
पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। जैसे क्या, कैसे इसको समझोगे, इसको समझना जरूरी है। विकल्पों का भाव, मान लो आप बहुत दयालु आदमी हो, किसी को मारना पसंद नहीं करते हो, बड़ा शांति प्रिय आदमी हो, आपको बिल्कुल आप पसंद करते हो कि हम शांतिपूर्वक रहेंगे, आपका विचार भी है कि मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, एकदम समझ आपकी पसंद भी करते हो। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि जो एकदम शांति प्रिय आदमी है, उसको ज्ञान भी है, समझ भी है, पसंद भी करता है कि नहीं मुझे शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, हो सकता है कभी कभी वो एग्रेसिव हो जाए, किसी को अटैक कर दे, संभव है। किसके अभाव में? विकल्पों के अभाव में। एग्जाम्पल से समझना, कई बार एकदम शांत आदमी भी कई बार झंझट कर लेता है, ध्यान देना है तो शांत, शांति प्रियता पसंद करता है, विचार भी है कि झंझट नहीं करना चाहिए, और कभी कभी हो जाता है। ये स्थिति दिखाई देती है। जैसे मान लो आप बहुत एकदम दयालु आदमी हो, परम दयालु, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हो, मारते नहीं हो, कभी भी किसी को पसंद नहीं करते हो, किसी की हत्या की जाए, कुछ और गलत किया जाए। मान लो कोई गुंडा आपके पीछे आया, पीछे लग गया हो, और आप धीरे धीरे किसी पर्वत पे चढ़ने लगे, उससे बचने के लिए पर्वत की चोटी पे चले गए, अब गुंडा आपके पीछे है, हाथ में रिवॉल्वर लेकर। इमेजिन करो आपके हाथ में भी एक डंडा है, आप डंडे से उसको धक्का दोगे तो गिर सकता है, उसके हाथ में पिस्टल है, आपको मारने के पीछे लगा हुआ है, उसको पता है बड़ा परम दयालु आदमी। अब यहाँ तक पहुंच गए हो, आपके पास अब विकल्प है कि इधर खाई है, या तो खाई में गिर के अपनी जान दे दो, या डंडे से उसको धक्का दे दो, सामने वाले अपना जो गुंडे कुछ लगे उनको हल्का सा धक्का दे दोगे, वो गिर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? आपके पास कोई विकल्प नहीं है बचने का, पुलिस को कॉल नहीं कर सकते, सिग्नल काम नहीं कर रहा, लोगों को मदद के लिए बुला नहीं सकते, अब वो एकदम आपको मारने जा रहा है, हिट कर देगा। आपके पास ये है कि इधर में कूद जाए, खाइए, खत्म हो जाए खुद, या फिर इसको मार दे। आपके पास विकल्प कितने हैं? सीमित हो गए। आपके पास कोई भी बचने का विकल्प नहीं है। आप ठीक है, पसंद करते हो शांति प्रियता, आपका विचार भी है किसी को मारना नहीं चाहिए, पसंद भी नहीं करते किसी को मारना, मगर ऐसी स्थिति आ गई है विकल्पों का अभाव कि आपके पास एक ही विकल्प है, डंडे से उसको मार देना। तो कई बार हम अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। कब करते हैं? विकल्पों के अभाव में, कभी कभी सामर्थ्य के अभाव में। ये विकल्पों के अभाव में एग्जाम्पल देकर लिख सकते हो। जैसे मान लो बड़े सज्जन प्रवृत्ति के आदमी हो, कोई व्यक्ति बड़ा सज्जन हो, चोरी करना नहीं बिल्कुल पसंद करता है, और एक ऐसे गांव में पहुंच गया है, इसकी इसी में एग्जाम्पल मैं क्लियर कर रहा हूं, विकल्पों के अभाव में। जिस गांव में सूखा पड़ा हुआ है, अब वहां पर उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी से उधार नहीं ले सकता, मांग नहीं सकता, नौकरी नहीं कर सकता, खाने का उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। उसके पास एक ही विकल्प है, किसी घर में सामान रखा हुआ है खाने पीने का, उसे चोरी कर। उसके पास कोई दूसरा विकल्प जीवन जीने का नहीं है, या तो मर जाए भूख से, या फिर वहां जाकर चोरी कर ले खाने के लिए। ऐसी स्थिति में उसको चोरी करता है, तो ये उसको, यदि उसका विचार अच्छा है, चोरी करना नापसंद करता है, मगर फिर भी उसे आचरण करना होता है। इसके अभाव में, विकल्पों के अभाव। कई बार सामर्थ्य के अभाव में हम अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। लिख लिया, सिया रोबोटिक उसी को मार देंगे जब स्थिति आ जाए तो, बिल्कुल मार देंगे, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, आपको बचने का विकल्प है और आपने मारने का निर्णय लिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो, देखो पहला हम नोट कर चुके हैं, दूसरा नोट इतना में तो लिख सकते हो, दिमाग खुले दिमाग से बैठे रहोगे तो लिख लोगे। विकल्पों के अभाव में कई बार हम अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। क्या लाइन लिखने में दिक्कत है? विकल्पों के अभाव में हम अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। दूसरा लाइन, सामर्थ्य के अभाव में भी कभी कभी हम अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। विपरीत क्या हुआ ना, यही टॉपिक है कि कब हम अपने विचारों के और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। सामर्थ्य के अभाव में करते हैं, विकल्पों के अभाव में करते हैं, कई बार पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण करते हैं। कल हम लोगों ने पारिवारिक और सामाजिक दबाव लिख रखा है, पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण हम अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। क्या दिक्कत है लिखने में? लिख लियो, बोलो 3 पॉइंट हो गया, लिख के बताओ, तीनों लिख लिया? कल एक की चर्चा की थी, ये विपरीत शब्द है, अनुवृत्ति के विपरीत आचरण कब करते हैं? विकल्पों के अभाव, सामर्थ्य के अभाव, पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण। दिक्कत क्या है? घोल बना के पिलाना थोड़ी संभव है, इतने में तो लिख लोगे, लिखो। कई लोग बोलते हैं लिख लिया, कई लोग बोलते हैं नहीं लिखा, एक एक शब्द को बताइए तब लिखेंगे। आनंद भवन भी है यहाँ पे, घूम भी सकते हो। देखो सामर्थ्य के अभाव का एग्जाम्पल है कि मान लो आप बड़े परम दयालु आदमी, सज्जन प्रवृत्ति के आदमी, और आप जा रहे हो कोई गहरी नदी है, और नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है, और यहाँ बगल से आप जा रहे हो, आप नदी में कूद कर उस बच्चे को, व्यक्ति को नहीं बचाते हो। आपका विचार है कि बच जाए, पसंद भी करते हो जान बच जाए, मगर आपका सामर्थ्य नहीं, आप तैरना बिल्कुल नहीं जानते हो, आप चिल्ला तो रहे हो, बचाने का प्रयास तो रस्सी आदि फेंक रहे हो नदी में कि बच जाए, मगर नदी में उतर नहीं रहे हो, तो क्या आपका काम नैतिक दृष्टिकोण से गलत होगा? मान लो आप यहाँ बगल में तैर रहे हो और आप बहुत जानदार तैराक हो, आपके पास सामर्थ्य बचा सकने के आदमी को बचा लोगे, और सामर्थ्य होने के बाद भी नदी में उतर के बचाते नहीं हो तो आपके ऊपर आक्षेप आ सकता है, यदि इसके पास तो सामर्थ्य था फिर भी इसने काम नहीं किया। सामर्थ्य के अभाव में कई बार आपका विचार है कि बच जाए, आपको लगता है अच्छा विचार ये बच जाए, पसंद भी करते हो बचा लेने का, मगर आप व्यवहार नहीं करते, व्यवहार का मतलब उतरते नहीं हो। तो कई बार हम सामर्थ्य के अभाव में भी अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं, स्पष्ट हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, केजीएस के चलते और लोग फीस में डिस्काउंट नहीं करते थे, अब पेपर में इस्तेहार आता है 60% ऑफ, एक के साथ एक फ्री, ऐसे इस्तेहार आ रहा है। पहले डिस्काउंट नहीं होता था, पहले लाइन लगता था, कतार लगती थी, केजीएस ने विवश कर दिया, 2.5 लाख वालों को अपना फीस घटा लो। दंड और पुरस्कार के कारण कई बार व्यक्ति दंड और पुरस्कार के कारण अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करता है। नोट करो, दंड और पुरस्कार। कई लोगों को ऐसा विचार आता है कि मैं समय पे जाऊं, रफ्तार से गाड़ी चलाऊं, पसंद करते हैं रफ्तार से गाड़ी चलाना, बड़ा उनको पसंद आता है कि हम रफ्तार से गाड़ी चलाएं, मगर दंड है, स्पीड बढ़ाओगे दंडित हो जाओगे, फाइन लग जाएगा। तो विचार तो है, पसंद भी करते हो कि रफ्तार से हम चलाएं, मगर दंड के कारण हम अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं, अपना गाड़ी का स्पीड उसी टाइप से मेंटेन करते हैं जो लिखा हुआ है। तो दंड और पुरस्कार के कारण हम कई बार, जैसे कई लोगों का विचार है कि घर का जो कचरा होगा उसको नदी में डालने से पुण्य मिलता है, ऐसा कुछ लोगों का विचार है, ये नकारात्मक विचार है। पसंद भी करते हैं जब मौका मिलता है तो घर का जो इकट्ठा कचरा है उसको जाके तालाब में डालेंगे, उसको ले जाकर नदी में डालेंगे, पसंद करते हैं, पर उनको आनंद आता है डालने में, तालाब में, नदी में, नहर में, गंदगी फैलाने में, जहाँ जरूरत है कचरा डालना वहाँ नहीं डालते, पसंद करते हैं, मगर दंड है, दंड की व्यवस्था हो गई है, डालोगे ऐसी जगह पे कचरा, किसी ने फोटो डाल दिया तो दंडित। नहीं, यमुना और गंगा को जीवित मानव का दर्जा दे दिया, अब गंगा जी में जाके कचरा डालोगे, कई लोग फोटो फ्रेम भी उठा उसी में डालते हैं, पुराने लोगों का फोटो है, वो फोटो टूट गया, उसमें शीशा भी है, कांच भी है, सब उठा के डाल देंगे गंगा जी में, कोई व्यक्ति स्नान करने गया उसके साथ कोई घटना घट जाएगी, ऐसा बहुत की आदत है, पसंद करते हैं डालना, मगर दंड के कारण अपने पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। हम लोग यही लिख रहे हैं कि कब हम विपरीत आचरण करते हैं, दबाव के कारण, विकल्पों के अभाव के कारण,
सामर्थ्य का भाव के कारण, दंड और पुरस्कार के कारण हम अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करते हैं। क्लियर? बोलो क्लियर? प्रियंका बोली क्लास रुक रुक के चल रही है, मैं मगर लगातार पढ़ा रहा हूँ, आपकी रुक रुक के चल रही है तो कुछ होगा करो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब देखो आपके लिए बोलने के लिए आगे व्यक्तिगत अनुभव के कारण भी व्यक्ति अपने विचार और पसंद के विपरीत आचरण करता है। व्यक्तिगत अनुभव जैसे देखो, आप महात्मा बुद्ध की दशा देखो, स्थिति को देखो। जब सिद्धार्थ ने बचपन में, मतलब युवा अवस्था में बोल सकते हो, क्योंकि बचपन से उनके पिता ने उनके लिए भव्य व्यवस्था कर रखी थी, वैभव विलास, सारी भौतिकतावादी सामग्री उनको उपलब्ध कराई गई थी। बुद्ध, जब उनका नाम सिद्धार्थ था, और एक बार वो राजमहल से बाहर निकले तो एक बार उन्होंने देख लिया, पहले पहले वो पसंद करते थे भौतिक वस्तुओं में, निमग्न थे, विचार भी था कि बहुत अच्छा जीवन ऐसे ही चलना चाहिए, पसंद करते थे, मगर उन्होंने चार चीजों को देख लिया। एक बार एक वृद्ध को देख लिया, एक बार एक बीमार को देख लिया, एक बार एक मृत को देख लिया, और एक बार एक सन्यासी को देखा। चार लोगों को उन्होंने जब देखा ना, अनुभव किया, तो उनकी मनोवृत्ति बदल गई, उन्होंने अपने विचार और पसंद के विपरीत निर्णय लिया, अब मुझे घर छोड़ना है। उसके पहले तो पसंद करते थे, अलग अलग ऋतु में अलग अलग महल में रहते थे, अलग अलग वाद्य यंत्र थे, इस ऋतु में अलग महल में शिफ्ट हो जाते थे, इतनी रईसी थी। मतलब जब उन्होंने चार चीजों को देखा सिद्धार्थ ने, उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई, गृह त्याग का निर्णय लिया, महावीर निष्क्रमण किया। तो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि हम अपने पसंद के विपरीत चले जाते हैं, जो हमारा पुराना विचार था उसके विपरीत आचरण करने लगते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी। कई लोग ऐसे हैं, समाज में ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जो दूसरों को परेशान करना पसंद करते हैं, शोषण करना पसंद करते हैं, विचार भी खूब धन आना चाहिए, खूब धन रहे, और पता चला कोई व्यक्ति है, उसने लोगों का खूब शोषण किया, खूब पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके बड़ा सा मकान बनाया, उसका इकलौता बेटा उसमें रहेगा। अब घटना घटी कि बच्चा ही पागल हो गया, उनका बेटा ही पागल हो गया, सामने वाले का विचार और जो था सब परिवर्तित हो गया, पहले का विचार कुछ और, अब आचरण कुछ और होने लगा। तो कई बार व्यक्तिगत अनुभव ऐसा होता है कभी कभी जीवन में कि आदमी के अपने विचार, पुराने विचार और व्यवहार के विपरीत आचरण करने लगता है। ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता है। उनको निर्वाण की प्राप्ति होती, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। लाश मत लिखो भारती कुमारी, मृत लिखो। एक वृद्ध को देखा, एक मृत को देखा, एक बीमार को देखा, अचल के साथ क्या संबंध है? तो बताओगे यदि विचार पक्का हो, ज्ञान पर्याप्त हो, समझ स्पष्ट हो, और तुम अधिक मात्रा में पसंद हो, तब जाके उसका अनुकूल आचरण होगा। बाय विरोधक तक नहीं। और कई बार अवधि कुछ और, आचरण कुछ और, कब ऐसी स्थिति बनेगी? पारिवारिक दबाव के कारण, विकल्पों का भाव के कारण, सामर्थ्य का भाव के कारण, दंड पुरस्कार के कारण, व्यक्तिगत अनुभव आदि के कारण व्यक्ति अपने विचार और पसंद के विपरीत जाकर आचरण करता है। बोलो क्लियर? क्लियर? बोलो क्लियर? सन्यासी घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जीवन से, संसार में अपना चलते हैं अलग अलग जगहों पे, भारत के मध्य भाग में बेसिकली 45 वर्षों तक उन्होंने उपदेश दिया है लगभग। अब जाके कुछ ही नगर में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। तो वो सन्यासी का भी दायित्व, अगर कोई सन्यासी हो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाए, जनहित में आए नहीं, एकदम कहीं गुफा में सीमित हो जाए, तो वहां पे हम आलोचना की बात उठा सकते हैं। और कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद जनता के कल्याण का कार्य करने लगे, जनहित का कार्य करने लगे, तो वहां पे हम सपोर्ट, खुल के सपोर्ट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं सन्यासी, ग्रेट सन्यासी, उनका प्रभाव कई लोगों को पड़ता है, वो अच्छा आचरण करते हैं। अब कई लोग टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस जीवन से। क्लियर है? अभी कलेक्टर बनो, कलेक्टर बनने के बाद जब 62 साल में रिटायर्ड हो गए तो फिर सन्यासी बन जाना, और कलेक्टर बन के भी सन्यासी बन सकते हो। पैसा लेने के मामले में सन्यासी बन जाना, त्याग का भाव करना चाहिए, लेकिन पैसा लेना नहीं, त्याग देना। तो कलेक्टर बन के भी सन्यासी जीवन दिया जा सकता है। अब सन्यास का संदर्भ क्या लेते हो उसके ऊपर निर्भर है। ये अच्छी बात है, किसी ने लगाया वीडियो रुक गई है क्या? क्लास रुक गई, क्लास रुक गई है। अब दूसरा है राजनीति का। एक बार सवाल आ चुका है मोरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। नोट करोगे, सबसे पहले लिखोगे नैतिक अभिवृत्ति। नैतिक अभिवृत्ति बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर कुछ बोलूं तो दिल पे नहीं लेना है, ये फैक्ट है। अति सुंदरी, उनकी भार्या, मगर उनको विरक्ति हो गई, गृह त्याग किया। बुद्ध को पढ़ोगे बड़ा मार्मिक वर्णन है। जब बुद्ध अपने बेटे को और पत्नी को छोड़कर बाहर निकलते हैं, वो घटनाक्रम पढ़ोगे तो बड़ा ही रोचक, बड़ा ही एक मतलब इमोशनल टाइप का वो संदर्भ है। जब बुद्ध अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर गृह त्याग का निर्णय लेते हैं और घर से निकल चलते हैं। कोई बात नहीं, अब दिल पे मत लो, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि चीजें ठीक है, ठीक है। तो कभी शौक से बुद्धिज्म पढ़ लोगे, अच्छा लगेगा, शौक से। बड़ा ही अच्छा व्याख्यान है, अच्छे अच्छे संदर्भ है, एक नैतिक शिक्षा बुद्धिज्म में। जैन और बौद्ध दोनों भारतीय भूमि की पैदाइश है, जैन और बौद्ध दोनों धर्म। सबसे पहले देख रहे हैं नैतिक अभिवृत्ति। नोट करोगे, किसी व्यक्ति का नैतिक अभिवृत्ति, किसी व्यक्ति का नैतिक विषयों, किसी व्यक्ति का नैतिक विषयों जैसे नैतिक निर्णय, नैतिक सिद्धांत, नैतिक मानदंड, नैतिक मुद्दों आदि के संदर्भ में, आदि के संदर्भ में, नैतिक मुद्दों आदि के संदर्भ में विचार, विश्वास, समझ, ब्रैकेट में लिखोगे संज्ञानात्मक पक्ष, ब्रैकेट में संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद नापसंद का भाव, पसंद नापसंद का भाव, ब्रैकेट में भावात्मक पक्ष, ब्रैकेट क्लोज, तथा अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करने की तत्परता को नैतिक अभिवृत्ति कहते हैं। नैतिक अभिवृत्ति कहते हैं। देख लिया? नोट करोगे, नैतिक
प्रवृत्ति को विकसित करने वाले कारक। नैतिक प्रवृत्ति को विकसित करने वाले कारक। नैतिक प्रवृत्ति को विकसित करने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नोट करोगे। पारिवारिक संस्कार, परिवार का संस्कार, ये हमारी नैतिक प्रवृत्ति को विकसित करने में मददगार है। नैतिक मुद्दों में हमारी सोच विकसित करने में, पसंद को, हम किसी चीज को पसंद करें ना पसंद करें, उसमें पारिवारिक संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, संदर्भ समूह या मित्रों का समूह। मित्रों का समूह, अगर मित्र उल्टे पुल्टे हैं तो आपका भी उसी टाइप का एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। मित्रों का समूह, रेफरेंस ग्रुप लिख सकते हो, मित्रों का समूह। पाठ्य पुस्तकें, नेक्स्ट पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, अध्यापक का व्यक्तित्व एवं चरित्र। अध्यापक का व्यक्तित्व एवं चरित्र नैतिक प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जिस अध्यापक से पढ़ते हैं अगर उनका व्यक्तित्व और चरित्र प्रभावशाली है, उसका प्रभाव छात्र छात्राओं पर भी पड़ता है, उनके भी आचरण में वैसी चीजें दिखाई देने लगती है। तो अध्यापक का व्यक्तित्व एवं चरित्र। सदसंगति, अच्छी संगति का भी असर। संगति आप लिख सकते हो, संगति खराब तो अनैतिकता का प्रवेश हो सकता है, अनैतिक चीजों को पसंद कर सकते हैं। सदसंगति है तो फिर सकारात्मक नैतिक प्रवृत्ति, अपने मूल्यों के संदर्भ में, वांछनीय मूल्यों के संदर्भ में सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित होगी। सदसंगति। अनुभव और वातावरण, अनुभव और वातावरण। जैसे जो बच्चा सीरिया में पैदा हो जाए, वहां पे ऑटोमेटिक या कई ऐसी जगह हैं जहां पैदा होगा तो बचपन से उसके छोटे बचपन में वो हथियार पकड़ लेगा, दूसरों को मारने में बहुत ज्यादा उसको टाइम नहीं लगेगा। कई ऐसी जगहों पर ये स्थिति है कि वहां वातावरण ऐसा है कि वहां दया करुणा प्रेम त्याग को विकसित करना बड़ा कठिन काम। लाइफ में सर्वाइव करना है तो सामने वाले को हिट करो। ऐसे परिवेश में एक अलग टाइप का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। वहां यह करना कि दया करुणा प्रेम त्याग विकसित हो जाएगा, जहां संघर्ष ही अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है, बिना संघर्ष के अस्तित्व नहीं बचा सकते हो। फिर वहां पे कोई सकारात्मक नैतिक प्रवृत्ति का विकसित होना कठिन काम। तो व्यक्तिगत अनुभव परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है वातावरण की नैतिक प्रवृत्ति के विकास में, ध्यान देना। सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्रशासकों की नैतिक प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, नोट करोगे। प्रशासकों की नैतिक प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, देखो बीच में थोड़ा सा देखो कि प्रशासकों की नैतिक प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, नोट करोगे। प्रशासकों में लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण भाव। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता, समानुभूति और करुणा का भाव होना चाहिए। इन संयुक्त होकर वो काम करें समाज के कमजोर वर्गों के प्रति। सहिष्णुता, सहानुभूति एवं करुणा का भाव होना चाहिए। आम जनता के साथ जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर, आम जनता के साथ जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। उन्हें संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए तथा 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 11 मौलिक कर्तव्यों का जो कर्तव्य लिखे संविधान में कर्तव्यों की विवेचना की गई। ध्यान देना कि हम लोग लिख रहे हैं प्रशासकों की नैतिक प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। उन्हें नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, जो वांछनीय नैतिक मूल्य है, जो वांछनीय है, जैसे दया करुणा प्रेम त्याग आदि के बारे में समर्पण भाव होना चाहिए। उनको लोगों की नैतिक चेतना को जागृत करने का काम करना चाहिए। नैतिक चेतना, उनकी नैतिक चेतना जागृत होनी चाहिए, पता उनको होना चाहिए, बात का ज्ञान होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। हमने लिख दिया कि संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, बिल्कुल समझो कि संविधान में किन किन मूल्यों की बात की गई है। जैसे संविधान में समाज, उनको क्या पता है, और लोग फीस में डिस्काउंट नहीं करते थे, अब पेपर में इस्तेहार आता है 60% ऑफ, एक के साथ एक फ्री, ऐसे देने लगती है। तो अध्यापक का व्यक्तित्व चरित्र। सदसंगति, अच्छी संगति का भी असर। संगति आप लिख सकते हो, संगति खराब तो अनैतिकता का प्रवेश हो सकता है, अनैतिक चीजों को पसंद कर सकते हैं। सदसंगति है तो फिर सकारात्मक नैतिक प्रवृत्ति, अपने मूल्यों के संदर्भ में, वांछनीय मूल्यों के संदर्भ में सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित होगी। सदसंगति। अनुभव और वातावरण, अनुभव और वातावरण। जैसे जो बच्चा सीरिया में पैदा हो जाए, वहां पे ऑटोमेटिक या कई ऐसी जगह हैं जहां पैदा होगा तो बचपन से उसके छोटे बचपन में वो हथियार पकड़ लेगा। तो नैतिक शासन के साथ प्रशासकों की नैतिक प्रवृत्ति सकारात्मक है, प्रशासकों की नैतिक प्रवृत्ति सकारात्मक है, तो फिर सुशासन तथा नैतिक शासन का रास्ता, तो फिर सुशासन एवं नैतिक शासन का रास्ता प्रशस्त होता है। इससे न्यायसंगत समाज के निर्माण में मदद मिलती है। इससे न्यायसंगत समाज के निर्माण में मदद मिलती है, हम ऐसा कर सकते हैं। सुशासन की विशेषता बाद में लिखूंगा, अभी नहीं, पर सुशासन व्यवस्था नहीं लिखना है सौ में, तो सुशासन अलग से दूसरी जगह पढ़ेंगे। हम
आपको तो ये बता रहे हैं कि अगर प्रशासकों की नैतिक प्रवृत्ति सकारात्मक है तो इससे सुशासन और नैतिक शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा तथा न्यायसंगत समाज का निर्माण होगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। कल की क्लास में हम लोगों ने नैतिक प्रवृत्ति देखा था। अभी हम लोग राजनीतिक प्रवृत्ति को देखने जा रहे हैं। राजनीतिक प्रवृत्ति, पॉलिटिकल एटीट्यूड, अभिवृत्ति, राजनीतिक अभिवृत्ति ये है अभी हम लोग देखते हैं राजनीतिक प्रवृत्ति। नोट करेंगे, नोट करेंगे किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक विषय, राजनीतिक अभिवृत्ति को नोट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। राजनीतिक अभिवृत्ति, पॉलिटिकल एटीट्यूड, नोट करेंगे किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक विषय, जैसे जैसे मैं कई सारे पॉइंट लिखे, जैसे राजनीतिक विचारधारा, किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक विषय जैसे राजनीतिक विचारधारा, इसके ब्रैकेट में लिखोगे विचारधारा के ब्रैकेट में उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि, ब्रैकेट क्लोज। किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक विषय जैसे राजनीतिक विचारधारा, ब्रैकेट में उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि, शासन प्रणाली, ब्रैकेट में धर्मतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, शासन प्रणाली, ब्रैकेट में धर्मतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र। यदि कोई पूछे राजनीतिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं तो लिखोगे किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक विषय जैसे राजनीतिक विचारधारा, शासन प्रणाली, चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली के ब्रैकेट में लिख लोगे ईवीएम, बैलेट पेपर, नोटा, नोटा, राजनीतिक दल, नेता, दल बदल, दल बदल, क्या क्या लिखोगे? ये सब राजनीतिक विषय। किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक विषय जैसे राजनीतिक विचारधारा, ब्रैकेट में उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि, शासन प्रणाली, ब्रैकेट में धर्मतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र आदि, चुनाव प्रणाली, ब्रैकेट में ईवीएम, बैलेट पेपर, नोटा, राजनीतिक दल, नेता, दल बदल आदि के विषय में, आदि के विषय में विचार, विश्वास, धारणा, ये संज्ञानात्मक पक्ष होगा। विचार, विश्वास, धारणा, संज्ञानात्मक पक्ष। पसंद नापसंद का भाव, भावात्मक पक्ष, तथा अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करने की तत्परता को राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। चुनाव प्रणाली के बगल में लिखा हुआ ईवीएम, बैलेट पेपर, नोटा, कई लोगों का मानना है कई लोग ईवीएम को पसंद करते हैं, कई लोगों का विचार है कि ईवीएम अच्छा है। पसंद नापसंद का भी भाव होता है। कई लोग बैलेट पेपर को पसंद करते हैं, कई लोग बैलेट पेपर को ना पसंद करते हैं, दल बदल को कई लोग पसंद करते हैं आदि के संदर्भ में विचार, विश्वास, धारणा, संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद नापसंद का भाव, भावात्मक पक्ष, और पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की तत्परता को, कार्य करने की तत्परता को राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। कार्य करने की तत्परता को राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। ये राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है? अरे ईवीएम के बाद है बैलेट पेपर। कई लोग बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, कई लोग ईवीएम से चुनाव चाहते हैं, कई लोग कहते हैं मैं चाहूंगा तो नोटा पे मोहर लगाऊंगा। ये सब व्यक्ति की राजनीतिक अभिवृत्ति को इंगित करता है। उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है? कई लोग कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छा, कई लोग राजतंत्र को अच्छा मान रहे हैं। अभी नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है, एक बड़ा ग्रुप मानने डिमांड कर रहा है कि राजतंत्र फिर से लागू हो जाना चाहिए। तो ये लोगों के पॉलिटिकल एटीट्यूड को दर्शाता है, ध्यान देना। सिद्धांत हम लास्ट में देखेंगे प्रशासकों की राजनीतिक अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए। नन ऑफ द अबव। नोटा, मान लो 10 उम्मीदवार खड़े हों और आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो नोटा दबा दो। लोग नोटा दबाते हैं, कई बार नोटा का मत जीतने वाले में ज्यादा होने लगता है। नोटा में किसी लोग क्लियर बोलो, क्लियर। आपस में तर्क वितर्क मत करो। एक लिख रहा है किसी को वोट देने का अधिकार है, दूसरा बोल रहा है कि तुमको वोट लेना है क्या, मैं तुम्हें वोट दे दूंगा, नेता बन जाओ। वार्तालाप जारी है, वार्तालाप मत करो। नोटा नोट नहीं है, नोटा है तुम सिंह, नोटा NOTA। सुमन गुप्ता बोले कि मैं वोट नहीं देती, अच्छी बात है। कौन पूछ रहा है आपसे? पूछा किसने कि वोट देते हो कि नहीं देते हो? 18 साल से कम होगा तो कैसे वोट दोगे? अभी परिप्रेक्ष्य है तो आनंद सब लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मजा थोड़ा सा भौतिकवादी पक्ष में आ जाता है, सांसारिक पक्ष में आ जाता है। चाय पीने में बोलते हैं मजा आ गया, बोलो तो कई मजा संदर्भ जो भौतिकवादी संदर्भ में ज्यादा आता है। आनंद आ गया, और पढ़ाई में आनंद आ जाना तो आप समझ लो कि इसके सारी चीजें आपके फेवर में। उनका भाव ठीक था, पवित्र भाव था। कई सारे लोग पीछे पड़े होंगे। ठीक है, पूर्णिमा बोले सर काम का कमेंट है, काम का कमेंट कौन सा देखो? अब बताओ इसमें कितने कमेंट काम के हैं? फूल मिर्जा लिख रहे हैं, फूल मिर्जा। काम का कमेंट कहां पे बताओ? मैं पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए। हमने परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका। अगर परिवार में सब किसी एक दल के हैं तो हो सकता है नई पीढ़ी उसी दल के विचार को समर्थन दे। जैसे घर में सब कांग्रेस वाले हैं, नई पीढ़ी भी आके कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती है, उसी में चलती है। बीजेपी के हैं, कोई बीजेपी में ही चलते हैं। अगर समाजवादी है तो देखो नई
पीढ़ी भी समाजवाद के रुख को लेकर आगे बढ़ती है, नई पीढ़ी। तो परिवार जिस राजनीतिक विचारधारा या दल से जुड़ा है, संभावना प्रबल रहेगी कि कोई परिवार का नया सदस्य वो भी उस विचार से उस दल से प्रभावित हो जाए, उसका विचार प्रभावित हो जाए, उसकी पसंद प्रभावित हो जाए और वो उसी दल या विचारधारा के फेवर में काम करे। तो राजनीतिक गतिविधि के निर्माण और विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे अमेरिका में देखो, जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, जो डेमोक्रेट फैमिली में जन्म लेता है वो उसी विचारधारा को समर्थन करने लगता है, और जो रिपब्लिकन में है वो उसके सामने चला जाता है। तो राजनीतिक गतिविधि के निर्माण और विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है, ध्यान देना। दूसरी बात, मन में चोरी का विचार भी आ गया तो गलत काम है। मनोज कुमार, वो भी गलत काम हो गया। मन में विचार नहीं आना चाहिए, गलत विचार आ गया इसका मतलब आप गलत समझ जाते। गलत परिवार, हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक गतिविधि को निर्मित और विकसित करने के कार्य परिवार। दूसरा, नेता का व्यक्तित्व। अगर कोई नेता बहुत प्रभावशाली है तो हम उसके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं, हम उसको पसंद करने लगते हैं। अगर वो कुछ कहता है तो हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो नेता का व्यक्तित्व राजनीतिक गतिविधि के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण कारक है। नोट करोगे, नेता का व्यक्तित्व वाला परिवार। सात कारण लिख देंगे जो परिवार जो राजनीतिक गतिविधि के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा, राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम। नीतियां और कार्यक्रम, अलग अलग राजनीतिक दल ये भी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव के समय अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं कि देखिए मैं क्या क्या आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो उन घोषणा पत्र से प्रभावित व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि प्रभावित होती है, निर्मित होती है। पीछे दिल्ली में एक सरकार है, उसने कहा कि मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे। उसने घोषणा पत्र घोषणा की, लोग मुफ्त में पानी और मुफ्त में बिजली। तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आ गया मुफ्त में पानी और मुफ्त में बिजली लेने के। लोगों की राजनीतिक गतिविधि बदल गई, लोग उस दल को पसंद करने लगे। विचार बन गया कि हमारे फेवर में दल काम करेगा, मौका मिला तो जाके कर दिया, कार्य कर दिया उनके फेवर में। तो जो राजनीतिक घोषणा पत्र है, जो चुनावी वादे हैं, घोषणा पत्र चुनावी वादे, ये सब राजनीतिक गतिविधि के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनावी वादे, उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम, घोषणा पत्र ये राजनीतिक गतिविधि के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार चुनाव से पहले देखोगे कोई दल कहता है कि जितनी महिलाएं होंगी सबको हम 2000 रुपए देंगे, महीना देंगे, 2000 रुपए महीना मिलेगा। सारी महिलाओं का एटीट्यूड बदल गया, उनको लगा ये पार्टी को अपने फेवर में है, वे पार्टी को भीतर भीतर पसंद करने लगी। चुनाव आया तो जाके वोट दिया कि 2000 रुपए महीना मिलेगा। लोगों ने बड़े बड़े विज्ञापन लगा रखे थे, प्रत्येक महिला को 2000 रुपया मुफ्त में मिलेगा। किसी ने 2000 बात, किसी ने कहा हम 2500 देंगे, हमें वोट दे। तो लोगों की राजनीतिक गतिविधि बदलती रही। तो घर से तो नहीं देना, लेकिन दिक्कत क्या है, जब अपनी कमाई में से देना हो तब तो कठिनाई हो सकती है, और मुफ्त में देना हो तो ये कोई कठिन काम नहीं होता। घोषणा कर दी, इसी सरकार आ जाती है, लोगों की अभिवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। एटीट्यूड का गेम है सब। तो लोगों की राजनीतिक गतिविधि कैसे परिवर्तित होगी, या निर्माण कैसे होगा, परिवार की भूमिका रहेगी। नेता का व्यक्तित्व, कई सारे नेताओं का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है, प्रभावी व्यक्तित्व, वो जो बात करते हैं तो लोग मानने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, उनके कहने पे एक्ट भी करते हैं। जैसे गांधी को देखो, गांधी का व्यक्तित्व कितना प्रबल था। जो राजनीतिक दलों की नीतियां, कार्यक्रम, घोषणा पत्र, चुनावी वादे हैं, ये भी राजनीतिक गतिविधि के निर्माण में और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ गुप्ता ये नहीं लिखना है कि नेता लोग लालची होते, क्यों लिख रहे हो? नेताओं के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा आपको, प्रशासन में आओगे तो कोई ना कोई लीडर होंगे, हो सकता है आपके कार्यपालिका के प्रमुख। अब शायद देखो सभी नेताओं को नहीं बोलोगे, कुछ पे बोला जा सकता है, और ऐसा करते हैं कि सभी नेता गलत कार्य करते हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं लिखोगे। झारखंड में भी एक महीना मिला थी, देखो ये संदर्भ है कि राजनीतिक गतिविधि का निर्माण और विकास कैसे होता है, चुनावी वादों से होता है। उनकी नीतियों कार्यक्रमों को लोग प्रभावित हो जाते हैं, करने में इस दल को वोट दो। देखो चुनाव समय कई बार चुनावी डिबेट होता है, डिबेट होता है। जैसे अमेरिका में देखो डिबेट होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट, दोनों उम्मीदवार एकदम खुले तरीके से आमने सामने डिबेट करते हैं। जनता उनको सुनती है, देखती है, और जनता देखती है, लगता है कि ये आदमी ज्यादा प्रभावी है, ये देश के लिए अच्छा काम करेगा। जनता की राजनीतिक गतिविधि उसके फेवर में चली जाती है। भारत में परंपरा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है खुले मंच पे सबको डिबेट कराया जाए। अमेरिका में है, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है खुला डिबेट होता है, कई चरणों में होता है डिबेट, कई चरणों में डिबेट होता है। तो उससे भी लोगों की राजनीतिक गतिविधि निर्मित और विकसित होती है। ध्यान देना, ये भारत में नहीं। ये सब आरती कुमारी नहीं लिखना है कि 2000 देकर महिलाओं को बेरोजगार, अरे 2025 आ भी रहा है और आप रोजगार नहीं कर सकते हो क्या? आप अपना काम धंधा भी करते रहो, 2500 मिल उसको भी लेते रहो, सरकार जब दे ही रही है और आप उसके योग्य हो लेने के लिए, दिक्कत क्या है? ये करोगे, ये अच्छी बात है। अरुण ठाकुर है, जीतू जी मुझे भूख लग गई है, अभी क्या उपाय करूं? तो अरुण ठाकुर आप जाके रसा स्वागत करो मिठाई का या किसी और चीज का, बड़ा जी लगा के बात कर रहा है। लोग कहते कमेंट नहीं पढ़ते, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, मैंने अरुण ठाकुर का कमेंट पढ़ लिया, अलग स्तर का कमेंट है। इनको अभी आधे घंटे हुआ, इनको भूख लगी है, जीतू जी से रिक्वेस्ट करते हैं, भूख लगी है, बड़ा जी लगा के बोलता है, सरकारी बच्चा है, आगे पीछे जी लगा दो, जी और उसके बाद में नाम बोल के फिर से जी लगा, एकदम प्रभाव अच्छा जाए तुम्हारा, एकदम भविष्य तुम्हारा उज्जवल है। भूख लग गई है, वो अपने घर परिवार वाले को बोलो भूख लग गई है। कहाँ से हम, जब मैं पढ़ता हूँ तब बना सना कमेंट मिल जाता है। तो परिवार, नेता का व्यक्तित्व, नीतियां, कार्यक्रम, घोषणा पत्र, चुनावी वादे, डिबेट, महंगाई, नोट करोगे। महंगाई भी जो है ना, ये हमारे राजनीतिक एटीट्यूड को प्रभावित करती है, राजनीतिक गतिविधि को प्रभावित करती है। महंगाई यदि बढ़ गई, रूपा विश्वकर्मा भी खाना मांग रही है, नीतू जी खाना दे दो, कोई भूख लगी है, क्या पढ़ूं बताओ? कहीं बोलते पढ़ते नहीं, किसका पढ़ूं? जब नजर जाती है कुछ मेरी भी सुन लो, ठीक है, एक्स्ट्रा मिश्रा लिख रहे हैं, एकता मिश्रा, आप भी सुना ही दो, मेरा भी सुन लो, तो सुना दो क्या सुनाना चाहते हो, तो उसका भी मीनिंग बता दूंगा। देखो मैं क्या ब्लॉक करूंगा, यूपीएससी ब्लॉक कर देगी मुझे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे महंगाई भी देखो, कई बार महंगाई ज्यादा बढ़ गई, महंगाई जैसे बढ़ती है, जो सत्तारूढ़ दल है उसके प्रति लोगों का विचार बदलने लगता है, पसंद बदलने लगती है, मौका मिल गया वोट देने का, वोट देंगे, सत्तारूढ़ दल को बदल देगी। तो महंगाई भी बड़ा फैक्टर है, इससे लोग त्रस्त होते हैं तो सरकार बदल देते हैं, उनकी राजनीतिक अभिवृत्ति बदल जाती है, उनकी पसंद बदल जाती है, कार्य बदल जाती है। एक बार पीछे प्याज का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम जो था ना बढ़ गया, प्याज है मांगना है, प्याज का दाम बढ़ गया, तो प्याज का दाम इतना बढ़ा कि लोगों का पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज
बिना भोजन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है भोजन। तो इतने गुस्से में हो गए उस समय की सरकार से प्याज के कारण कि अगली बार जैसे चुनाव हुआ लोग भड़क गए, ये प्याज का दाम नहीं रोक पाए। ऐसा नहीं था कि सरकार के ऊपर बहुत सारा आक्षेप था, महंगाई मुद्दा बन गया प्याज, लोगों के दिमाग में घर कर दिया कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही, आराम से प्याज उपलब्ध नहीं करा रही है, प्याज का दाम बढ़ गया है। लोग एक एक पीस दो दो पीस खरीदते थे, अभी तो किलो में ले जाते हैं, उस समय एक एक पीस ले जाते थे प्रतिदिन खरीदते थे ताकि प्याज का आनंद लिया जा सके। अचानक प्याज का दाम बढ़ गया तो लोगों का पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हो गया, लोगों की पसंद बदल गई, लोगों का विचार बदल गया कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही। इसलिए देखो कि चुनाव से पहले सरकार हमेशा प्याज को लेकर भारी सतर्क रहती है, बड़ी सतर्कता बरतती है। 6 महीना पहले से अगर प्याज की कमी होने वाली है आयात कर लेती है या एक्सपोर्ट बंद कर देगी, प्याज का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, प्याज बढ़ेगी सरकार दे सकती है। भारत जैसे देश में ये संभव है, ध्यान देना। क्लियर? इतना उसको चीजें पूरी मार्केट में गई, लोगों की राजनीतिक प्रवृत्ति परिवर्तित हो गई, ध्यान देना। क्लास रुक गई है? नहीं मैं रुका नहीं हूँ, क्लास जाती है, क्लास रुक गई है, मैं भी बोलता हूँ। प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया पीछे वाले में ये भी पॉइंट डाल लो, प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका भी रोल बहुत होता है, ध्यान देना, बिल्कुल लिखो। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये भी हमारी राजनीतिक प्रवृत्ति के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है, लिख लेना। आप किसी नेता के बारे में लोगों की पसंद बदल सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, इतना प्रभावी हो चुका है सोशल मीडिया। इस लाइन को लिख लेना कि राजनीतिक प्रवृत्ति के निर्माण में प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं नेताओं के बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में, लोग उससे प्रभावित होते हैं, उनका विचार परिवर्तित होता है। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक प्रवृत्ति के निर्माण और विकास में, इसको ऐड कर लेना पिछले वाले में, ध्यान रखना। क्लियर? लिख लिया? एक बार बोलो इसको लिख लिया, एक बार बोलो क्लियर। हमने 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट लिखा दिए, इससे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शासकों की राजनीतिक प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए तो नोट करोगे, नोट करोगे। प्रशासक व्यक्तिगत रूप से, नोट करोगे, प्रशासक व्यक्तिगत रूप से चाहे किसी भी राजनीतिक दल, प्रशासक व्यक्तिगत रूप से चाहे किसी भी राजनीतिक दल या नेता को पसंद या नापसंद करे, व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक दल या नेता को पसंद कर सकता है, नापसंद कर सकता है, परंतु उसे प्रशासनिक क्रियाकलापों के संपादन के क्रम में, परंतु उसे प्रशासनिक क्रियाकलापों के संपादन क्रम में राजनीतिक तटस्थता का पालन करना चाहिए, राजनीतिक तटस्थता का पालन करना चाहिए। उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित रैली, धरने, प्रदर्शन और कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में नहीं, ऐसा नहीं कि रैली निकाल आप उस रैली में शामिल हो, हम और आप शामिल हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक दलों शासकीय अधिकारियों में शामिल नहीं हो सकते। हम किसी दल या नेता के फेवर में बोल सकते हैं पूरे तरीके से, ये नेता बहुत अच्छा है, इस दल को वोट दीजिए, और प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक दल को पसंद करता हूँ, किसी भी नेता को पसंद करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सार्वजनिक क्रियाकलापों के संपादन के क्रम में वो इनके फेवर में काम नहीं कर सकता। राजनीतिक तटस्थता का पालन करना चाहिए, उसे किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित धरने में, प्रदर्शन में, रैली में, कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, ऐसी अवधि होनी चाहिए। उसे राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देना चाहिए, लिखो, उसे राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देना चाहिए। उसका जो विचार होगा, विचार जो है लोकतंत्र का समर्थन होना चाहिए, लोकतंत्र का स्वस्थ लोकतंत्र का समर्थन, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास होना चाहिए। उसको पसंद करना चाहिए कि हाँ संविधान में जो मूल्य हैं उनको हम स्वीकार करें, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व आदि। उसको लोकतंत्र का समर्थन होना चाहिए, समर्थक होना चाहिए, उसको पसंद करना चाहिए, लोकतंत्र के फेवर में काम करना चाहिए। ये प्रशासकों की राजनीतिक प्रवृत्ति का संदर्भ है। उसे लोगों को राजनीति जागरूक करना चाहिए, लोगों को, उसे लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसको वोट दें ये बात नहीं हो, और वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, आप सारे लोग वोट दें। ये नहीं आप फलाने पार्टी, चुनाव आयोग को देखोगे आह्वान करता है कि आप वोट दीजिए, पेपर में ऐड आता है, चुनाव आयोग पेपर में ऐड भी पब्लिश कराता है कि आप चुनाव, ये आपका अधिकार है, ये जनता का पर्व है, आपको वोट देना चाहिए। कहीं पे नहीं लिखा जाता है कि आप फलाने पार्टी को या नेता को वोट दें, नहीं लिखा जाता है, ध्यान देना। ये प्रवृत्ति को दर्शाता है प्रशासक। एक प्रशासनिक अधिकारी को अपना कार्य गैर राजनीतिक ढंग से करना चाहिए, नोट करोगे आप, एक प्रशासनिक अधिकारी को अपना कार्य गैर राजनीतिक ढंग से करना चाहिए, ऐसी चीजें हैं। सब ये लोक सेवक की श्रेणी में आ जाएंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग लोक सेवक है, प्रशासनिक अधिकारी भी लोक सेवक है। क्लियर? तो राजनीतिक प्रवृत्ति क्या है? राजनीतिक प्रवृत्ति है अनुनय, पर्सुएशन। ये अनुनय का अनुवाद जरूर लिखना अंग्रेजी में, हिंदी अनुवाद उल्टा पुल्टा है, अंग्रेजी में लिख लोगे पर्सुएशन। ये टॉपिक नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, सामाजिक प्रभाव एवं अनुनय। लिख लो, सामाजिक प्रभाव और अनुनय। सबसे पहले हम इसको देखने जा रहे हैं, सामाजिक प्रभाव क्या है और इसके विविध रूप कौन से हैं। विविध रूप, इसके कई सारे फॉर्म्स हैं, 4 प्रमुख है, चारों को देखेंगे। तो सामाजिक प्रभाव क्या है यह देखने जा रहे हैं, इसके विविध जो रूप है जो चारों हैं उनको विस्तार देंगे, उसके बाद हम पर्सुएशन में चले जाएंगे। पहले लिखोगे सामाजिक प्रभाव क्या है, लिखो सामाजिक प्रभाव, ध्यान देना। एक साइड में व्यक्ति है और दूसरे साइड में अन्य लोग हैं, समाज में अन्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, समूह हैं, संगठन है, इनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, और प्रभाव व्यक्ति में जो बदलाव आता है, उसे हम सामाजिक प्रभाव बोलते हैं। किसी व्यक्ति के विचार पे, पसंद पे और उसकी कार्य प्रणाली पर
अन्य लोगों समूहों के प्रभाव के कारण जो बदलाव आता है उसे हम लोग सामाजिक प्रभाव कहते हैं। कितने आराम से लिख सकते हो सामाजिक प्रभाव क्या है, एक बार बोल लेना सारे लोग। किसी व्यक्ति के विचार संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद नापसंद भावात्मक पक्ष, कार्य विवरणात्मक पक्ष। किसी व्यक्ति के विचार, कार्य और पसंद में अन्य लोग समूह या संगठन के प्रभाव के कारण, इनके प्रभाव के कारण जो बदलाव आता है उसे सामाजिक प्रभाव कहते हैं। शब्द से ही समाज का प्रभाव होता है। समाज में अलग अलग लोग हैं, समूह है, संगठन है आदि का व्यक्ति पे जो प्रभाव होता है और इस प्रभाव का उनके विचार में, पसंद में, कार्य में जो बदलाव आता है उसे सामाजिक प्रभाव कहते हैं। नोट कर लोगे सामाजिक प्रभाव किसे कहते हैं? व्यक्ति के विचार, विश्वास, नोट करोगे व्यक्ति के विचार, विश्वास, कार्य प्रणाली में, विचार विश्वास कार्य प्रणाली में अन्य लोगों, समूह या संगठन के प्रभाव के फलस्वरूप, अन्य लोग, समूह या संगठन के प्रभाव स्वरूप जो बदलाव आता है उसे सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। ध्यान देना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहकर अपना जीवन यापन करता है। तो समाज पर जब सामाजिक प्राणी है तो समाज के अन्य लोगों का, संगठनों का, समूहों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव का व्यक्ति के विचार, पसंद और कार्य में जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग सामाजिक प्रभाव कहते हैं। नोट कर लेना। तनु सिंह पूछ रहे हैं अनुनय क्या होता है? इसको बाद में पूछने में कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं सामाजिक प्रभाव। पूछ अनुनय ये बता दे, ये हो गया क्या? छोड़ दें हम इसको न पढ़े, इसका चार चार रूप है, अब इसकी चर्चा खत्म नहीं हुई। अनुनय बता दीजिए। तनु सिंह अपने मन को थोड़ा सा संयमित रखो, थोड़ा धैर्य रखो, अनुनय भी मिल जाएगा, डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। एक हुआ नहीं कि दूसरे छत पे एक ही बार मत चला जाओ, सीढ़ी एक एक सीढ़ी, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी छत पे चल सकते हैं। उछल कूद करेंगे तो कठिनाई पैदा हो सकती है। एक एक करके देख लेते हैं ना, पहले एक पार्ट दूसरा पार्ट, अनुनय को भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले तो पहला समझ लो क्या है, बस सारे को बोलना, बोलने का प्रयास करते लिखा जाता है। किसी व्यक्ति के विचार, पसंद और कार्य प्रणाली में अन्य लोग, समूह या संगठन आदि के प्रभाव के कारण जो बदलाव आता है उसे सामाजिक प्रभाव कहते हैं। कितने आराम से कर लोगे? लिख लिया? पहले बोलो इसको, लिख लिया? सारे लोग बोलो लिख लिया? लिख लिया और समझ लिया, वेरी गुड। इसको बोलते हैं सामाजिक प्रभाव। समाज का प्रभाव पड़ता है, दूसरे लोगों का प्रभाव पड़ता है। दूसरे लोग यदि कुछ हमें बताते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति, तो हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हम सारे लोग समाज में रहते हैं, हम सारे लोग सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी है तो समाज में जो गतिविधियां होती हैं, जो दूसरे लोग करते हैं, उसका अपने ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव के फलस्वरूप जो ये परिवर्तन होता है, बदलाव होता है विचार में, पसंद में, कार्य में, इसे हम लोग सामाजिक प्रभाव कहते हैं। क्लियर? बोलो क्लियर? ठीक है, शेष पक्षों को कल